बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। स्टूडियो में आ चुके हैं सारे मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर जगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी आपका। और इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब, और इसका असर अब पूरी दुनिया पर ऐसा पड़ेगा कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में तेल, गैस, इस सब का संकट अभी जितना चल रहा है, ये आपको शायद कुछ ना मालूम पड़े इसके बाद जो हालात होने वाले हैं। क्योंकि इजराइल ने ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड को निशाना बना दिया है। इजराइल ने ईरान में विश्व की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड, जिसका नाम है पार्स, इस पर हमला बोला है। अब तेल और गैस को लेकर दुनिया भर में आग लगना तय है। तेल और गैस प्लांट्स पर हमलों से दुनिया के कई देशों में सप्लाई रुक सकती है, बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना अब और तय है, अब ये कहां तक जाएंगे नहीं कहा जा सकता। फिलहाल क्रूड ऑयल के दाम $110 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। केवल एक आपको अंदाजा के लिए, जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था तो ये $70 के आसपास थे, अब 110 पहुंच गए हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक क्रूड ऑयल के दाम लगभग 50% बढ़ गए। फिलहाल भारत में इस समय तेल और गैस का ऐसा कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। अब मैं आपको एक अच्छी खबर बता देता हूं जो फिलहाल हमारी सप्लाई चेन को लेकर के आ रही है। वो ये कि रूसी कच्चे तेल से लदे 7 ऑयल टैंकर भारत पहुंच रहे हैं। अब इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर यह है कि ये 7 टैंकर जब निकले थे वहां से तो इनका पता था चीन, ये जा रहे थे चाइना, और अब ये आ रहे हैं भारत। रूस से ये तेल चीन को सप्लाई हो रहा था। बीच रास्ते में भारतीय रिफाइनरीज ने इनकी ऊंची बोली लगा दी, ज्यादा बोली लगा दी, और ऑयल टैंकर्स का रास्ता बदल गया। अब ये चाइना की जगह भारत आ रहे हैं। सभी 7 टैंकर रूस से तेल लेकर के निकले थे। इनमें से एक टैंकर 21 मार्च को, दूसरा टैंकर 25 मार्च को भारत पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि एक हफ्ते में भारत रूस से 3 करोड़ बैरल तेल अभी तक खरीद चुका है। तो ये तो थी अभी तक की खबर। अब इसमें आप भी जानना चाह रहे होंगे, मैं भी मेहमानों से जानना चाहता हूं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है कि भाई अब अगर चाइना ने ऑर्डर कर दिया तेल, रूस का तेल पैक होकर निकल गया टैंकर में, बीच रास्ते में पता कैसे बदल जाता है, ये रास्ते की बोली कैसी होती है, जो समंदर में तेल इस वक्त तैर रहा है वो उस पर कैसे बिडिंग करके भारत ने ये 7 टैंकर जो है अपने नाम किए। इसमें एक वजह तो यह भी है कि चाइना जो है उसने आउटबिड इसलिए नहीं किया वो शायद क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा रिजर्व है। वो 1 साल का रिजर्व रखता है तेल का, कच्चे तेल का। हम रखते हैं 2 महीने का, 2.5 महीने का, 74 दिन मोटा मोटा। वो रखता है 1 साल का। तो शायद इसलिए उसने बिड नहीं किया। हमारी जरूरत ज्यादा थी, हमारी रिफाइनरीज ने ज्यादा बिड कर दिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा, भारत की इस जंग को लेकर के जो विदेश नीति रही है उसको लेकर कांग्रेस के अलग अलग विद्वान सांसदों ने, नेताओं ने समर्थन करना भी शुरू कर दिया। भले राहुल गांधी कहें कि यह सरेंडर है, लेकिन कई सांसद ऐसे हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। उसकी बात हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। भारत ने ईरान को मेडिकल मदद भी भेजी है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले ये तेल वाली बात कर लें। ये जो तस्वीरें इस वक्त अभी आप देख रहे हैं, इनका मतलब क्या है? अब इसकी डिटेल में हम जब इंटरनेशनल खबरों की और बात करेंगे तो आपको बताएंगे इस पर ट्रंप ने क्या बोला, इजराइल ने क्या किया, ईरान ने क्या किया। लेकिन अब क्या ये जंग हाथ से निकल रही है त्रिपाठी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जंग हाथ से निकल रही है और ट्रंप का हाथ कमजोर पड़ रहा है। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, तो लगता है कि फिर जंग कैसे हाथ से निकल रही है। मुझे लगता है कि वो जो तबाही ईरान की जहां तक पहुंच गई थी, और उसके बाद जो ईरान ने ये जो दक्षिणी पार्स है, जो सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है, और कमाल की बात यह है कि ये भले ही ईरान की बड़ी तबाही मानी जाएगी, हालांकि ट्रंप भी अपनी पोस्ट में, और जो अभी तक की रिपोर्ट आई है कि बहुत छोटे हिस्से पर, एक हिस्सा उसका था जिस पर वो निशाना लगा है, बाकी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है, 2000 ट्रिलियन मीट्रिक टन, यानी इतना उसका वो भंडार है गैस का, अगर कहें तो, यानी दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है नेचुरल। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण है कि ईरान और कतर, ये दोनों का हिस्सा है। जिस वाले हिस्से में ईरान गैस निकालता है और उसको बेचता है, वो इधर साउथ पार्स हो गया, उधर जो नॉर्थ डोम करके एक ही गैस फील्ड, एक ही फील्ड है, फील्ड एक है, दोनों ने समुद्र में अपनी सीमाएं बांट रखी। अब असली जो मसला ये है कि जो कतर की तरफ से बयान आया है, जो सऊदी अरब की तरफ से बयान आया है, वो अब रिटेलिटरी है। अभी तक ये था कि वो बचा रहे थे और एकदम शांति सी हो गई थी, लेकिन अब अगर ये हो गया तो आप फिर कोई भी दुनिया का देश गैस के संकट से बचने वाला नहीं। ठीक है, मैं एक्चुअली इसकी अभी डोमेस्टिक पहलू पे बात करना चाह रहा हूं, बाकी फिर हम लोग आगे बात करेंगे इंटरनेशनल सेक्शन में। भारत अभी तक जैसे भी सोर्स कर रहा है गैस, तेल, क्या अभी आपने जो कहा ये संकट आगे विकट होने वाला है? आज कल से ही हो गया जैसे ये हमले हुए? नहीं, हो गया है, हो गया। एक तो ये कि
चूंकि हम एक बहुत शानदार वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत तेजी में अफवाह फैलती है, पार्टियों को लगता है कि यही सत्ता लेने देने की, जबकि अभी तो ना चुनाव हो रहे हैं ना कुछ उससे हासिल होगा, बंगाल तो उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन सरकार ने कहा कि हम 70 और 80% प्रीवियस 6 मंथ के एवरेज की सप्लाई करेंगे इंडस्ट्री में, उसी दिन ये खतरा आ गया। उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, फ्रॉम द डे वन एक्सेप्ट किया। लेकिन सरकार ने उसको क्या किया कि एक तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, 2 दिन लगा उनको प्रोडक्शन बढ़ाने में, 10% से 25, 25 से 28%, वो कर लिया उन्होंने। उसकी वजह से सप्लाई में थोड़ी सी नॉर्मलसी आ गई। तो रेजिडेंशियल तो सप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल में अभी भी उसका बड़ा एक संकट है। अब ये बता दीजिए, ये जो तेल के टैंकर चाइना जा रहे थे, ये भारत कैसे आ गए? कैसे होती है ये प्रोसेस बिडिंग की? देखिए, ये बड़ा कमाल का है। और मतलब जो ये शिपिंग होती है, एक तो ये कि कहीं समुद्र में कोई डील नहीं होती है। एक तो सबसे पहले ये जानना जरूरी, कई बार लोग कहते हैं कि समुद्र के बीच में जहाज है, और पिछले 3 दिनों से खबर चल रही, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो चल रहा था, बगल से उसने हाथ दिया और कहा कि आज जरा ये लो 70 ले रहे थे, अच्छा चलो $80। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबका जो शिपर है, यानी जहां से ओरिजिनेट हुआ है, वो तय करता है, क्योंकि वही फ्रेट भरता है, वही पर्ची काटता है, वही डेस्टिनेशन तय करता है। अब होता क्या है कि जितने जहाज इस वक्त समुद्र में हैं, वो किसी न किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं। यानी मान लीजिए हमने खरीदा, आपने खरीदा, आपने खरीदा, लेकिन चूंकि ये युद्ध का समय आ गया, सामान्य समय होता तो ये डील भी नहीं कर सकते। नॉर्मल स्थिति में कोई जहाज जा रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेगा तो बड़ी भारी पेनल्टी हो जाती है। लेकिन चूंकि ये जो युद्ध का समय है, इसमें फोर्स मेजोर लागू हो जाता है, तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, रशिया का जहाज चाइना के लिए जा रहा था, उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2 महीने पहले उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी सप्लाई, वो कितने पे लिए हुए? $50, $52, $54 पे लिए हुए। अभी इंडिया कितने पे आउटबिड कर रहा है? वो $70, $80, $90 पर जाकर, यहां तक कि $95 तक चला गया है जो आउटबिड कर रहा है। तो वो उससे बात करेगा, वो कहेगा कि हम तुम्हारी डिलीवरी 1 हफ्ते 10 दिन बाद। अच्छा, दूसरा क्या है कि उसकी जो 2 रूट है चाइना के, उसमें से एक रूट की डिलीवरी तो 5 से 7 दिन की, हमारी वाली कम से कम 20 दिन लगी यहां पहुंचने में। तो इसलिए वो कहता है ठीक है, हम आपकी सप्लाई आगे दे देंगे। और जो दूसरा आपने कहा कि उनके पास चूंकि अपना भंडार है, और रशिया को यह भी लगता है कि ये मिंटिंग मनी टाइम है, ये इसमें कोई बट नहीं करना है, जल्दी जल्दी। अच्छा, आप सोचिए ना, $50-54 का शिप जा रहा था और वो अचानक $70 पर बैरल हो गया, तो वो पूरा चेंज हो जाता है। बेसिकली आपने कहा फोर्स मेजोर जो लागू होता है, पुराने सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गए। हाँ। अब इसमें फ्रेश हमने बिड कर दिया, तो हमको फ्रेश बिड कर दिया, और हम जो भेज रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आज इन वजहों से हो गया। वो तो एक बड़ा आसान सा है ना, भाई युद्ध की स्थिति है, वहां उसने मारा, हमारा जहाज डिले हो गया। अब एक चीज मैं थोड़ा आपको ये बताना भी चाह रहा था, और मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये देश के लिए भी और आपकी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। एक खबर है, कल से विदेशी मीडिया भी इसको छाप रहा है, कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ 2 हफ्ते में, भारत ने 1.5 लाख पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन जोड़ दिए। ये बहुत बड़ी बात है। 2 हफ्ते में 1.5 लाख गैस कनेक्शन पाइप वाले जुड़ गए, मतलब लोग सिलेंडर छोड़ के पाइप वाली गैस पे आ गए। 2 हफ्ते में 1.5 लाख, बहुत बड़ी तादाद है। ये क्यों जरूरी है? क्यों सरकार कह रही है, आपसे भी अनुरोध कर रही है, सिलेंडर छोड़िए, पाइप गैस पे आइए? इसको थोड़ा समझेंगे आप तो देश के लिए भी आसानी हो जाएगी और आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि पाइप नेचुरल गैस हम अपने देश में 50% पैदा करते हैं, 50% हम पैदा करते हैं, ठीक? तो बेसिक इसकी तो ये एलपीजी से ज्यादा हम इसमें स्वावलंबी हैं, तो इसमें सुरक्षा ज्यादा है। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात, सरकार ने यह कह दिया है कि पाइप्ड नेचुरल गैस के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो 100% प्रोटेक्टेड हैं, इसमें कटौती भी नहीं हो सकती, इसमें कभी कटौती नहीं होगी। तो आप अगर पाइप से गैस ले रहे हैं तो आपको यह चिंता भी नहीं करनी कि आगे जाकर के कभी इसकी राशनिंग हो जाएगी, या कभी सप्लाई कट हो जाएगी, या कभी ये 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं दिया जाएगा। नहीं होगा ऐसा, ये आपको मिलती रहेगी। ये इसकी, क्योंकि इसको सरकार ने प्रोटेक्ट कर दिया है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है डोमेस्टिक पीएनजी कंज्यूमर। दूसरी बात। तीसरा, अगर आप इसको देखें, ये गैस डोमेस्टिक सिलेंडर से 20% सस्ती है, ये सस्ती पड़ती है एलपीजी से, सेफ भी है, सेफ है, इसीलिए इस पर मूव करना आपके लिए किफायती भी है, सुरक्षित भी है। अब इसमें अगर आप आगे जाकर के देखें, हम कितनी पैदा करते हैं, मैंने आपको बताया अपनी जरूरत की 50%। फिर आप कहेंगे, फिर भी किसी के मन में सवाल हो सकता है कि लेकिन युद्ध का समय चल रहा है, हम कितने सुरक्षित रहेंगे इसकी सप्लाई में, एलपीजी का संकट तो हो ही गया ना। हम अपनी टोटल एलएनजी की जो जरूरत है, नेचुरल गैस की, हमारी पूरे देश को जिस भी क्षेत्र में जरूरत है, आप जानते हैं उसका डोमेस्टिक जो पार्ट है वो कितना है? 2%, केवल 2%। तो इसकी सप्लाई में कभी बाधा नहीं आएगी,
मैं केवल ये आपको बताना चाह रहा हूं, ये फुल्ली प्रोटेक्टेड है आगे आने वाले संकट से भी, इसीलिए इसके साथ जुड़ना हम सबके हक में है, हम सब देश के भी हक में है, वरना आयात आपको करते रहना पड़ेगा। आज जो संकट एलपीजी पे आया, या आगे ना करे भगवान क्रूड पे आ जाए, वो एलएनजी में कम से कम उस स्तर पे भारत में नहीं आने वाला। हमारी सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं, उस पर कोई संकट नहीं आने वाला है, गैस में, घरेलू गैस में संकट नहीं आने वाला है। तो इसलिए इस पर मूव करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा ये बात भी हम लोग कर लें। और जरूरी बात इसमें कि इसमें कोई भी कालाबाजारी, नहीं होर्डिंग नहीं हो सकती। ये बड़ा जरूरी समझना। आपके घर पे आपने बंद किया, रुक गया, सिलेंडर रख के एक की जगह 2 सिलेंडर लेके 3 सिलेंडर लेके, तो एक तरह से कहें कि जो अचानक पैनिक बाइंग या जिसको कहते हैं ना कि अचानक वो है नहीं वो डिमांड, लेकिन वो डिमांड क्रिएट कर दी जाती है, तो वो डिमांड भी नहीं क्रिएट होगी। देश के लिहाज से देखें तो इस लिहाज से भी जरूरी है। 1,65,00,000 कनेक्शन ऑलरेडी हैं देश के अंदर एलएनजी के, जिसमें से 1,03,00,000 एक्टिव हैं। बाकी लोग हो सकता है यूज ना करते हो, कनेक्शन लिया हुआ है, तो 1 करोड़ लोग तो ऑलरेडी ले रहे हैं ना इसको। 2 से 3 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि कनेक्शन लग जाता है। तो इसमें मूव करने में कोई कमाल है ना कि भारत का तंत्र ऐसा हो गया कि 1.25 लाख कनेक्शन हमने बांट दिए इधर झटके में 2-3 दिन। बताइए, बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, नहीं वो उसमें आसानी है, ये इतना बड़ी बात उस तरह से नहीं है, नंबर बड़ा है, क्योंकि जो एलएनजी का सिस्टम है ना, वो सिस्टम उन्होंने पूरे पाइपलाइन डेवलप कर दिए, पूरी जगह पर लगा दिए। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ कनेक्शन वर्किंग नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि एक सोसाइटी है मान लीजिए, तो उसमें पूरे में पीएनजी लग गई है। लेकिन उसमें खाली होते हैं, फ्लैट खाली है, उसमें कनेक्शन ले भी लिया, नहीं चल रहा। और जब कनेक्शन देने हो तो उसी पाइप को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप वो कर सकते हो, तो वो वाली बात है। होल्डिंग हो नहीं सकती, तो इसलिए आपके पास वो ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस नहीं है कि कहाँ से लेकर आएंगे और एक्स्ट्रा कहाँ से ले आएंगे, वो नहीं है। और सेफर साइड में भी मैं ये बताता हूँ आपको कि जो ये है पीएनजी जो है वो एलपीजी से लाइटर होती है, लाइटर देन एयर है। तो जो आग लगने की, ये ब्लास्ट की घटनाएं होती है ना, वो पीएनजी में नहीं होगी। पीएनजी जो है लाइटर देन एयर है, तो वो जब मान लीजिए कभी आपके लीक हो गई गलती से भी पाइप, तो वो हवा में उड़कर चली जाती है, तो उससे उसके एक्सीडेंट होने के चांस कम होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एलपीजी को लेकर फिर भी जो सिलेंडर्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, यहाँ पर ये नहीं होगा, जल्दी डिसिपेट हो जाती है हवा में। जी ठीक। अब मैं आपको लेकिन बता दूं, और जो नुकसान इस जंग की वजह से हो रहा है वो दुनिया भर में, हम कोई उसमें रोके नहीं है। शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों में, इस हफ्ते में, आज जो तेजी आ रही थी उस पर बहुत बड़ा ब्रेकर लग गया। शेयर मार्केट में भारी गिरावट हुई है। इसकी वजह से निवेशकों को चंद शुरुआती घंटों में ही 8.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1953 अंक नीचे आ गया, क्रैश हो गया, 2.5% का क्रैश है। 74,750 पर फिलहाल चल रहा है। ये 86,000 87,000 पहुंच चुका था एक समय में। निफ्टी 580 अंक का गोता लगा करके 23,200 के भी नीचे चला गया है। शेयर बाजार की गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी को ही बताया जा रहा है, और खाड़ी देशों में मौजूद तेल गैस फील्ड्स पर जो दनादन मिसाइल हमले हो रहे हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में आग लग गई। अचानक ब्रेंट क्रूड की प्राइस जो है वो $113 प्रति बैरल पर पहुंच गई, और इसकी वजह से खासतौर पर एशियाई शेयर बाजारों में कोहराम मच गया है। तो ये भी खबर थी। अब दूसरा मैं आपको बता रहा था कि भारत ईरान के साथ जो बैलेंसिंग कर रहा है वो ये कि हमने उसको मेडिकल सप्लाईज भी भेज दी हैं। यहां भारत में जो ईरानियन एम्बेसी है उसके जरिए बहुत सारी मेडिकल सप्लाई भारत ईरान को भेज रहा है, ताकि हम उसके साथ एक रिश्तों में तारतम्य बना करके चलते रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए ये मेडिकल एड जो है ईरान को पहुंचाई जा रही है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन काम भारत वैसे भी करता आया, आज की परिस्थितियों में और ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हां, हम ईरान के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना करके रखना चाहते हैं। तो ये उसकी बात थी। अब आते हैं, मैं आपको जो कह रहा था कि भारत में जी सर आज दूसरा भी था। हाँ, जो पार्ट टाइम चेयरमैन एचडीएफसी बैंक के थे, वो तो बड़ा अतनु चक्रवर्ती, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और उसकी वजह से भी ये टूटा है एचडीएफसी बैंक का शेयर। बैंक निफ्टी पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि अब आरबीआई ने और जो इंटरिम चेयरमैन बने हैं केकी मिस्त्री, वो कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसी कोई नहीं है, और बाद में अतनु ने भी कह दिया कि कोई गड़बड़ नहीं है, वो सिर्फ पता नहीं, लेकिन वैल्यू एथिक्स क्या होती है ये भी जरा समझना पड़ेगा। तो वो भी एक असर, एक वजह वो भी होगी। अब भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है इस युद्ध को लेकर के? आपने देखा राहुल गांधी ने बहुत कहा, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा इसको लेकर के इशू बनाया। आपने अयतुल्ला की हत्या की निंदा नहीं की, आपने ईरान पर हमले की निंदा नहीं की। ईरान हमारा सिविलाइजेशनल फ्रेंड है, हमारे उससे इतने अच्छे रिश्ते हैं, हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। तमाम बातें हो गई, हमने छोड़ दिया ईरान को, अबैंडन कर दिया, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमने अलविदा कह दिया। कांग्रेस पार्टी के 2 सीनियर सांसद जो वाकई विदेश नीति जानते हैं और एक्सपर्ट हैं उसके, मनीष तिवारी और शशि थरूर, इनके बयान आए।
शशि थरूर ने आज ही एक आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया साइलेंस ऑन वेस्ट एशिया वॉर इज नॉट मॉरल सरेंडर, इट इज रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट। ये लिख रहे हैं शशि थरूर। और दूसरा जो मनीष तिवारी है, उन्होंने एक इवेंट में एक सवाल उनसे सीधा ये हुआ कि भारत की ये जो रणनीतिक स्वायत्तता थी, इसका क्या हुआ इस जंग में, उस पर भारत खरा उतरा कि नहीं उतरा। उन्होंने कहा मुझे लगता है भारत ने जो किया ठीक किया, क्योंकि हमारा एक ही फर्ज है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, अपने हित को सुरक्षित करना। हमारे हित क्या हैं? मोटे मोटे दो हित। आपके जो 1 करोड़ लोग वहां वेस्ट एशिया में रहते हैं उनकी सुरक्षा, और दूसरा आपकी एनर्जी और फर्टिलाइजर की सप्लाई। इन दोनों को लेकर हमें जो भी करना पड़े, अब चाहे हम इधर खड़े दिखाई दे उधर खड़े दिखाई दें, यही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि मैंने अपना जो हित था उसको संरक्षित कर लिया। अब ये मॉरल वाली दुनिया है नहीं कि मुझे संदेश देना था कि हम गांधी जी का देश हैं, ईरान पर हमला करके गलत किया अमेरिका ने। आपका 1 करोड़ बंदा वहां रहता है। तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद कह रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी के कानों तक भी पहुंचेगा? शशि थरूर पार्लियामेंट की इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। मनीष तिवारी दुनिया भर में एक विदेशी एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। ये उनका रुख है प्रोफेसर साहब। देखिए, हम शुरू से कहानी कुर्सी के में भी हम कई बार इस बात पर चर्चा चली थी, और मैंने कहा कि विदेश नीति में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आइडियोलॉजी कोई काम नहीं बात नहीं है। मॉरल, एथिक्स, ये सब सब्सिडियरी आइटम्स हो जाते हैं। आप अपने देश के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे सामने क्या था, और मैंने पहले भी इसका जिक्र कहानी कुर्सी में किया था, अन्य जगहों पर भी इसका चर्चा किया है। शशि थरूर की समझ राहुल गांधी से कम विदेश नीति पर बेहतर है, और कांग्रेस, पूरे कांग्रेस समुदाय के अंदर, पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी ये मानते हैं कि शशि थरूर की समझ उनके है। और शशि थरूर पार्टी के ढांचे और खांचे में रह करके ये बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर भी जब उनसे प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा ये अलग बात है, जब देश में हम आएंगे तो हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जब भारत के हितों की बात होगी तो हम वही बात कहेंगे जो हमारे लिए भारत के हित में है, और हम वो बात करेंगे यहां पे। और इसमें भी 3 लोग लड़ रहा है, तीनों हमारे दोस्त हैं। एक के साथ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक रिश्ता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एक के पास एक ऐसा है जो हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर, छोड़ दीजिए हम नहीं डिक्लेयर करते हो, लेकिन ये तो पूरा देश जानता है ना कि सारे क्राइसिस में, युद्ध के समय, हथियार से लेकर के, मिसाइल से लेकर के, ड्रोन से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, स्पाई, स्पिनियो, सारी गतिविधियों में वो आपके साथ रहता है, स्टेटमेंट देने तक। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे आप चाइना से भिड़ रहे हो, कहीं किसी से भी हो, वो हर समय आपके क्राइसिस में साथ खड़ा हुआ है। इवन 1962 में आपके साथ खड़ा रहा है। ऐसा एक दो है। तीसरा है जिसके साथ आप सिविलाइजेशनल हैं, तो मैं उसे सिविलाइजेशनल मानता हूं, लेकिन उससे ज्यादा है कि वर्किंग रिलेशन। आज उसका पाकिस्तान के साथ रिश्ता खराब है, बाकी अन्य तो जो होता है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसने जो फॉरेन पॉलिसी में कहा ना, अरी का अरी जो है वो हमारा मित्र है, अरी मित्र उसको हम कहते हैं, तो वो हमारे लिए मित्र बन जाता है। क्योंकि पाकिस्तान से भी उसकी नहीं बनती है, हमसे बेहतर बनती है। सिया समुदाय है, इस्लामिक टेररिज्म में भारत के अंदर सिया समुदाय का कोई ये नहीं होता है, हम देखते हैं। इस नाते भी हम उसको अपना मित्र ही मानते हैं, और उसके साथ एक हमारा बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर मतभेद रहे हैं, और कभी कभी वो भी बहक करके उनके नेतृत्व ने भी कहा है कि यदि दुनिया के सारे मुसलमान एकजुट हो जाते तो कश्मीर के अंदर जो है वो कब्जा नहीं होता और यहूदी देश आ जाकर के नहीं खड़ा होता। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक पैन इस्लामिज्म के दायरे में ला करके उनको बात, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे में भारत किसी के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखना चाहिए था, और ग्रैंड स्टैंडिंग जिसको कहते हैं वो तो करने की कोई बिल्कुल नहीं थी। हम ग्रैंड स्टैंडिंग कर करके हमने अपने राष्ट्रीय हितों की पहले भी बलि दी है। नरेंद्र मोदी के साथ मैं कह सकता हूं कि जिसको रियल एस्टेट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, और जिसे हम अपने किताबों में पढ़ाते हैं रियलिस्ट थियरी, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम वही बात करेंगे जो हमारे हितों को महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में भी जिसको फॉरेन पॉलिसी समझ आती है वो साथ ही खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको एक बयान सुना रहा हूं, नरेंद्र मोदी का बयान कल का है। राज्यसभा में जो नेता जिनकी पारी खत्म हो रही थी उनको विदाई दे रहे थे, एक तरीके उनके लिए विदाई भाषण प्रधानमंत्री दे रहे थे, उन्होंने भी भाषण दिया, खड़गे साहब ने भी भाषण दिया।
प्रधानमंत्री का भाषण मैंने पूरा सुना और उस भाषण में एक भी पॉलिटिकल बात नहीं थी। पॉलिटिकल इन द सेंस पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाली बात। खड़गे साहब ने क्या क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी के लिए। कायर प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से तो एक बार सांप शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन जब खड़गे साहब की विदाई का समय आया, और अब ये पता नहीं कि ये उनकी परमानेंट विदाई है राज्यसभा से या अब इनको दोबारा मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के सामने अगर आप देखें तो उनका तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वही हुआ ना। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब हाँ, और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में। तो कोई वजह, अगर वो कोई पॉलिटिकल बात कहते उनके खिलाफ तो ऐसी बात नहीं थी, कुछ अनहोनी हो जाती, कह सकते थे, नहीं कही। क्या कहा उन्होंने? शरद पवार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या चुनाव नहीं लड़े, चुनावों में क्या उनके खिलाफ भाषण नहीं दिए। उन्होंने कहा ये शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, इनसे सीखना चाहिए कि इन्होंने 50 साल दे दिए देश को, 50 साल इन्होंने जनसेवा को समर्पित कर दिए। इतने लंबे समय तक इस काम से जुड़े रहना, ये इनसे सीखने वाली बातें हैं। प्रधानमंत्री अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल से कह रहा है इनसे सीखो। आप ये बात इमेजिन कर सकते हैं राहुल गांधी के मुंह से किसी भी विषय पर कि नरेंद्र मोदी के किसी एक काम से, भाई नरेंद्र मोदी से ये सीखो। आप मेरे ख्याल से तो नहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते। आप सुनिए नरेंद्र मोदी का। एक और बात कही, एक ऐसा सुना क्या जाता। आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है। आप समीर जी बताइए, आप ये प्रधानमंत्री तो खड़गे साहब की भी तारीफ कर रहे हैं, राहुल जी कर सकते हैं कभी किसी काम पर तारीफ मोदी जी की? देखिए, कल 20 राज्यों के 59 राज्यसभा सांसद रिटायर हुए, कल बड़ी संख्या में रिटायर हुए। प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच रही थी बहुत अच्छी, और उन्होंने बहुत मतलब मुझे लगता है कि जो नए सांसद है उनको ये सीखने वाली बात है, जो नए सांसद आए उनके लिए मुझे लगता है सीखने वाली बात है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आधे से ज्यादा जीवन, वो देवगौड़ा जी का जिक्र कर रहे थे, वो शरद पवार का जिक्र कर रहे थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र कर रहे थे कि अपने अपने जीवन का आधे से ज्यादा जीवन उन्होंने संसदीय यात्रा में निकाला है। और उनके अपने संसदीय जीवन से, भले ही वो किसी और विचारधारा के रहे हो, किसी और पार्टी के अंदर रहे हो, उनके जीवन में उन्होंने जो काम किया उसमें से कई बातें हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह व्यवहार रहा है कि हमेशा सबसे जो बेहतर है, सबसे जो कुछ किसी इंसान के अंदर जो अच्छाई है, किसी पार्टी के अंदर कोई अच्छी बात है, वो सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी से अगर विपक्ष का नेता कोई समय मांगता है, भले ही वो लोकसभा में प्रधानमंत्री के कटु आलोचक हो, किसी रैली में प्रधानमंत्री की कटु आलोचक हो, और जब वो लोकसभा के समय प्रधानमंत्री से समय मांगते हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें तत्काल मिलने के लिए बुलाते हैं, उनके वेलबींग पूछते हैं, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, उनके क्षेत्र के बारे में पूछते हैं, उनके काम को लेकर पूछते हैं। तो प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री कभी भी इस तरीके से व्यवहार नहीं करते कि भाई किसी से अगर राजनीतिक दुश्मनी है तो उससे वो पूरी तरीके से नफरत करेंगे, उसके खिलाफ हमेशा बोलेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सीखना चाहिए, और राहुल गांधी कोई पहली बार के सांसद नहीं है। राहुल गांधी का भी संसदीय जीवन मुझे लगता है 2 दशक से ज्यादा का राहुल गांधी का संसदीय जीवन है, 20 साल हो गए। राहुल गांधी जिस परिवार से सांसद बनने के पहले भी उन्होंने अपने मदर को सांसद के रूप में देखा है, अपने पिता को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखा है। जिस परिवार से राहुल गांधी आते हैं उस परिवार का राजनीति का इतना बड़ा अनुभव रहा है। तो राहुल गांधी ने बचपन से घर के अंदर राजनीति देखी है, तो राहुल गांधी को कम से कम ये बात सीखना चाहिए कि लोकसभा में किस तरीके से आचरण किया जाता है, एक सांसद के रूप में कैसा व्यवहार होता है, एक विपक्ष के नेता के रूप में आपको कैसा आचरण करना चाहिए। उन्हें अपनी मां से संदर्भ में बात करना चाहिए थी। उन्हें कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा है, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के रहे, अब कई तो बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। तो राहुल गांधी अगर अपने कांग्रेस के बड़े नेताओं से अगर सीखें, राहुल गांधी अगर अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं सीख सकते तो कम से कम वो शिशु
सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे नेताओं ने जो जिस समय से लोकसभा और राज्यसभा में अंदर जो गरिमा बढ़ाई थी, जो उनके भाषण होते थे, राहुल गांधी उनके भाषण सुन के उनका लोकसभा और राज्यसभा में व्यवहार सीख सकते हैं कि एक विपक्ष के नेता में विपक्ष में रहते हुए कैसे गरिमापूर्ण जीवन जिया जाता है, कैसे सम्मान अर्जित खास किया तौर जाता पर है। उस दौर में जब पार्लियामेंट ना चलना नॉर्म बन गया है, नहीं चल रही तो ये नॉर्मल है, ऐसे में ये तस्वीर आपको देखने को मिली। और फिर जो हम वो बात कर रहे थे, शशि थरूर, मनीष तिवारी, वो भारत सरकार के रुख का समर्थन कर रहे हैं। विदेश नीति का बेसिक थ्रस्ट ही डोमेस्टिक पॉलिसी होता है। मतलब हम कहते हैं उसको फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन वो है डोमेस्टिक पॉलिसी कि जिसमें हमारे देश का इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट इज द फर्स्ट थिंग इन फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल ठीक। ये फॉरेन पॉलिसी में जो लोग पढ़ाते भी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं एमईए में, जो लोग हैं उनके पास भी केवल बेसिक थ्रस्ट है। इसलिए सरकारों के आने जाने, प्रधानमंत्री के बदलने, विदेश मंत्री के बदलने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट तो जो है वो रहेगा। और उसी पर जो शशि थरूर तो इतने लंबे समय तक यूएन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रहे हैं, तो वो उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। मनीष तिवारी भी लगातार काम करते रहे हैं। राजनीतिक तौर पर कभी कभी आलोचना करना ठीक है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी कभी कभी छोड़ देना चाहिए कि हम इस सरकार के साथ खड़े हैं और देश के साथ खड़े हैं। कम से कम कहे कि भाई ये सरकार जो कर रही है उसमें देश के साथ रहे। नेशनल इंटरेस्ट ही पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कई बार हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि ट्रंप से लेकर क्या होगा। मैंने कि ट्रंप के लिए अमेरिका के लोग खुश हैं, क्योंकि वहां पर जो उनको वो जिस तरह से वो नेशनलिस्टिक फर्वर के साथ बात कर रहा है कि भाई इसमें देश की क्या कमजोरी, वो अपने देश का सोच रहा है। अपने देश का सोच रहा है, हमें खराब लग सकता है ना। तो नेशनलिस्टिक फर्वर जो है फॉरेन पॉलिसी का बेसिक थ्रस्ट है, उस पर काम करना चाहिए। और राहुल जी को भी उस पर थोड़ा सा समझना चाहिए कि इससे कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाता है। मतलब इस बात पर ध्यान देना कि मैं ये कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक पॉलिसी को यदि कभी नेशनल पॉलिसी के साथ, फॉरेन पॉलिसी के साथ जोड़कर देखा जाए और सरकार के साथ खड़े हो जाने में कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। पाप नहीं है, पाप नहीं है, इसको यूं समझ लीजिए कि एक पाप थोड़ा नहीं comment होता। आप करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि आप लोग राहुल जी को समझाने के चक्कर पड़े। राहुल जी नरेंद्र मोदी से 10 साल सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। हाँ, ये बात तो सही ये बात ध्यान में रहे हमेशा। उनको जो सीखना था वो सीख चुके हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी होना ही अपने आप में अलग है, उसका कहीं से कोई जोड़ ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस पर तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो देखिए जब खड़गे जी बोल रहे हैं, देवगौड़ा साहब ने चिट्ठी में भी जवाब दिया, तो क्या अद्भुत जवाब दिया। ये सब होना चाहिए भाई राजनीति में। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो उनका बरसों का अनुभव है, लेकिन राहुल गांधी उस वाले अनुभव से अलग है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, विदेश नीति देश की नीति होती है और देश मतलब विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ शामिल। ठीक है। चल, एक विवाद की चर्चा हमने आपसे की थी और वो विवाद अब बड़ा बनता जा रहा है। देखने में नहीं लगा था इतना बड़ा, लेकिन इसको लेकर के देश भर में बयानों की बहार आ गई है। अब हुआ क्या था कि बनारस में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी हुई थी। कुछ मुस्लिम युवक जो थे उन्होंने एक बोट बुक की और उस पर उन्होंने शाम के वक्त अपनी इफ्तारी कर ली। इस पर कुछ हिंदू संगठनों ने एतराज किया, पुलिस में शिकायत की कि इन्होंने वहां पर नॉनवेज खाया और जो बचा कुचा नॉनवेज था उसको गंगा नदी में बहा दिया। इनके ऊपर एफआईआर हो गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी अरेस्ट भी हो गए। इसके बाद एक के बाद एक बयान कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने, मैं देखा वीडियोस बना के डाले कि देश में इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहां ले जाना चाहते हैं देश को मोदी जी और संघ वाले, बीजेपी वाले, ये बताएं। और इसमें ऐसा क्या पाप कर दिया था इन लोगों ने, इनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। इस पर 2 बयान मैं आपको दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने पूछा कि गंगा पर रोजा इफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि डीएम, एसपी, एसओ इनको इफ्तारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इनकी हथेली गरम अगर ये कर देते लड़के तो इनकी पर कार्रवाई नहीं होती। हथेली गरम पुलिस नरम, ये अखिलेश यादव ने बोला। और इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, मतलब पुलिस को पैसा नहीं खिलाया होगा, इसलिए पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वाले जो हैं, प्रशासन के लोग, ये ऐसे काम सरकार को खुश करने के लिए करते हैं। उनको लगता है कि हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स इससे खुश होंगे, इसलिए वो कभी कभी और आगे बढ़ के कोई एक्शन ले लेते हैं जिसकी कानूनन कोई जरूरत नहीं होती है। ये हैं वो लड़के जिनको गिरफ्तार किया गया। अब दूसरा जो बयान आया वो है कांग्रेस पार्टी के एक सांसद का। उन्होंने कहा यह दुनिया में कहीं नहीं होता, जिस अपराध में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसका कहीं कोई उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि एक नदी पर रोजा इफ्तार करके इन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी धारा लगेगी इनके ऊपर, ये तो बताया जाए। अच्छा, फिर आगे उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि हमने जब ये खबर की थी तो हमने एक उसमें कैविएट लगाया था कि इन्होंने नॉनवेज खाया या नहीं खाया, नॉनवेज पानी में बहाया कि नहीं बहाया, ये जांच में पता चलेगा। हमने भी उस वक्त ये कहा था कि हमको ये नहीं मालूम कि वाकई इन्होंने किया कि नहीं किया, इस शिकायत में कहा गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि अगर नॉनवेज खाया और बहाया भी तो भी कुछ गलत नहीं है,
तो भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं, आप देखिए। उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए। ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है कि भाई इफ्तार कर रहे हैं लोग, अगर बचा कुचा नदी में डाला है तो इसके लिए एक्शन ले लिया जाए। ये तो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं कहूँगा। इस तरह के हरकत दुनिया में शायद ही कहीं होती होगी और हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुई थी। तो अब ये विवाद जो है बड़ा बनता जा रहा है और इसमें अपोजिशन पार्टीज का भी अब काफी बयानबाजी इसके अंदर आ रही है। हमने जब ये खबर की थी, मैं पहले कह रहा हूं सर, मैं अपनी ओपिनियन बता देता हूं, उस दिन भी हमने कहा था अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहुत गिरफ्तारी तक ये बात जानी चाहिए थी। आप बात करते हैं कुछ, मैंने कल एक वीडियो देखा, एक कह रहे थे, एक व्यक्ति जो है वो राइट विंगर हैं, बड़े बहुत कट्टर, उन्होंने कहा इनकी नीयत देखिए क्या थी, इनकी नीयत ये थी कि हम तुम्हारे घाट भी दिखाएंगे और गंगा जी में नॉनवेज भी खाएंगे। अब नीयत तो तब पता चलेगी ना जब आप उससे बात करोगे। पहले ही हम कैसे मान लें कि इसकी ये नीयत थी? और मतलब नदी में वो काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि घाट पे कर रहा था। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। देखिए, आपकी बिल्कुल, आप हर व्यक्ति को अपना अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं, ये भी एक तर्क दिया जाता है, मैं फिर वो कैविएट के साथ कर दूं कि गंगा नदी में पनाले जाते हैं, उसमें टॉयलेट के पानी जाते हैं, ये सारी चीज़ें बातें सब अपनी जगह है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है ना कि आचमन के लिए, घर के मंदिरों के लिए हम उसी गंगा जल को लेकर के प्रयाग से आते हैं, काशी से आते हैं, हरिद्वार से लेकर के आते हैं, सब जगह से ला करके और घर के पूजा गृह में उसको रखा जाता है और भगवान की पूजा इसी से शुद्धिकरण के मंत्र के साथ, उन्हीं के साथ किया जाता है। अभी वो कह रहे थे कि भाई दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, तो उनको ये भी जान लेना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी किसी नदी को माता का दर्जा नहीं है और देवी का दर्जा नहीं है। हमारे यहाँ आरती होती है, वहां पर पूरी दुनिया में मुझे कोई बता दे जरा सा कि नदी के लिए कहीं पर आरती की जाती हो। इसलिए नहीं कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, भारत के लिए उसकी सनातन संस्कृति के न जाने कितनी कहानियां उसके साथ जुड़ी हैं। देवताओं की कहानियां जुड़ी हुई हैं, देवियों की कहानियां जुड़ी हैं। महाभारत बिना गंगा से शुरू हो नहीं हो सकता है। रामायण नहीं मानते ना, माता आप मानते हैं। देखिए, और गंगा जी जो है, मैं गंगा जी को एक मान लीजिए, अब आप एक एनालॉजी के तौर पर, ये एक पब्लिक वे है, मेरी नजर में वो एक पब्लिक वे है, सड़क की तरह है। देखिए फिर तो वही बात है ना कि आप हमारी आस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपके लिए वो एक सिर्फ नदी है, ठीक है, आपका एंटाइटल्ड है, लेकिन मेरे लिए वो नदी नहीं है, वो माता है। हम जाकर के पूजा करते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, हम जाते हैं तो उसके पानी को, यदि हम काशी चले गए, नहाए नहीं, लेकिन उसके पानी को हम मैं तो बिल्कुल इसके 100% इसके पक्ष में हूं। उनको गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए और उनकी नीयत के बारे में प्रश्न चिन्ह बिल्कुल किया जाना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। मैं इसको एक लाइन अखिलेश जी की बात से सहमत हूँ कि ये पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने की एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक नॉन इशू को इशू बनाना, अब इस पर मैं बोलूँगा तो फिर वही बात होगी, देवी है, गंगा माँ है, ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। गंगा माँ तो तब भी है जब वो परनाले वहाँ पर बह रहे हैं, वहाँ पर जितने कारखानों के, कल कारखानों का जो वेस्ट है वहाँ बह रहा है। और आप आचमन की बात करें, मणिकर्णिका घाट तो देखा आपने मणिकर्णिका घाट? और हिंदुओं में तो परंपरा है कि अस्थियों को है ना प्रवाहित किया जाता है, जली,
तो उसकी भी अस्थियां हड्डियां जाती है। लेकिन मैं इस लॉजिक पे ही नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये लॉजिक इलॉजिकल तरीके की बात होगी, किसी चीज को सही करने के लिए गलत साबित करें। ऐसा तो कतई नहीं है कि इसको है ना गिरफ्तार करके फांसी चढ़ा दे, जेल भेज दे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि समझा देते कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, पकड़ के डपट देते। हाँ, डपट देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए, और जो ऐसे लोग हैं जो इलॉजिकल बात करते हैं उनको खुश करने के लिए। सर वो तो जाता बाकी ही तो कोई वो बात जा नहीं ही रहा है क्यों सर। देख रहे थे? नहीं, सबके वो लिए जा बोल ही रहा रहा है सर, वो जा ही रहा है चिढ़ाने के लिए, वो गया ही आप है मुझसे तो आस्था नहीं को चिढ़ते चिढ़ाने जो- के लिए। त्रिपाठी जी मन में आया तो कहना, नहीं कही मन में देना, आया तो क्योंकि वो लोग घटिया हरकत कर रहे हैं और हम लोग उसको कहें कि अरे बच्चे हैं, थप्पड़ मार के छोड़ दो, थोड़ा डांट दो। वो क्या बच्चे देख रहे हैं क्या? कोई गलती हो गई कि 2 घंटा मारो है? उनको गंगा नदी पर बोट करके, और मैंने उस दिन भी कहा था करते ना शाकाहार इफ्तारी, कोई दिक्कत नहीं थी। इफ्तारी में समस्या नहीं है भाई, उसमें सौहार्द बनता है, मिलते हैं। जो रोजा रखते हो तो पवित्र भाव से रखते हैं ना, और रोजे के बाद इफ्तारी इतने नीच भाव से ऐसे कोई कर सकता है क्या? और जो लोग ये कह रहे हैं भाव कैसे पता? अलग मैं भाव कैसे भाव पता कैसे चले? पता? तो भाव तो ऐसे ही पता चलता है जो दिख रहा होता है, भाव तो ऐसे ही पता चल रहा होता है ना। और ये आपने भी कहा, अब आप सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर बचा खुचा डाल भी दिया तो क्या भाव और कैसे पता चलेगा? भाव पता करने कोई बैरोमीटर लगाएंगे और तो कोई तरीका है नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, हिंदू आस्था इस देश में फ्रॉड सेकुलर्स के लिए मजाक का विषय है। कोई भी कह देता है अस्थि विसर्जन किस भाव से हिंदू धर्म में होता है उसका अनुमान है, उसको आप नोच के मांस फेंक देने के बराबर कर चले सर आगे बढ़े। गिरफ्तारी जायज है सर साहब, आज मुझे बोलने दीजिए। 10 सेकंड हमको एक लाइन से जोड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपकी हमारी आस्था ठीक है, खत्म है। कल जाकर के सुअर का मांस हम यदि मस्जिद के आगे ये बात कही थी, नहीं, क्यों ये करना वही है? illogical बात तुलना है। को ये वैसे इसको आप उतनी बड़ी प्रोवोकेशन मानते हैं? ये प्रोवोकेशन ही है, ये अच्छा, जानबूझ करके ओके, आप कंप्लीट कर दीजिए, आगे बढ़ता हूं। मैं कह रहा हूं कि इस देश में हजारों लाखों लोग सुबह से उठ के गंगा का ध्यान करके, गंगा में नहा के, गंगा का आचमन करके करते हैं। हम नोएडा रहते हैं, हमारे यहाँ अभी भी गंगा का पानी रोज पूजा ना हो, अगर हर घर में वो गंगा जल लेके ही हर घर में एक डिब्बे में गंगा जल, आप गंगा जल कैसे देखते? और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं ना कि कुछ नहीं जाएगा, हम कह रहे हैं ना गंगा साफ होगा, हम चले, ना क्योंकि नाला गिरता था तो इसलिए हम हड्डी पुलिस एक्शन के पक्ष में आप भी 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर मांसाहार गंगा पे करे तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई चुनावी खबर आपको बता दें, बंगाल में चुनाव है जी। नॉन इशू को इशू बनाना केवल पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश रहने की एक्सरसाइज। यहां भी इशू बन रहा है कि अगली खबर पे चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के 72 घंटों के अंदर अंदर पूरे बंगाल में प्रशासन में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं। बदलाव के पीछे की वजह को लेकर कहा जा रहा है कि आयोग को लगता है कि मौजूदा टीएमसी सरकार के अधीन प्रशासन और पुलिस निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएंगे, इसलिए पुलिस और जिला प्रशासन ही नहीं, राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक और शहरी निकाय के प्रमुख तक बदले जा रहे हैं। जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं उनमें होम सेक्रेटरी, डीजीपी, 3 एडीजी, 5 डीआईजी, 12 एसपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर, 4 दूसरे पुलिस कमिश्नर और शहरों के 11 जिलों के डीएम और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ये भी शामिल हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इंदिरा मुखर्जी समेत बंगाल के 15 आईपीएस अफसरों को बंगाल से बाहर जाने का आदेश दे दिया है। देर रात जारी इस आदेश में कहा गया है कि तमिलनाडु और केरल समेत 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें कई अधिकारियों को पहले ही पर्यवेक्षक के रूप में दूसरे राज्यों में भेजा जा चुका है। ऐसे में बंगाल के 15 और अधिकारियों को उन राज्यों में भेजने का फैसला किया गया है। ममता बनर्जी इस बात को लेकर बहुत आग बबूला है। सर, इतने बड़े पैमानों पर प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, नॉर्मल है ये समीर जी? नहीं, नॉर्मल तो नहीं है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। राज्य छोड़कर जाने के लिए दूसरे राज्यों में लगा देना। और अब प्रभात खबर पढ़ रहा था मैं कलकत्ता का सुबह, उसमें एक दो जो अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, वो कह रहे हैं कि जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वही हमको ट्रेनिंग दी नहीं गई है पर्यवेक्षक के रूप में। हम जाकर केरल में कैसे निष्पक्ष चुनाव करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग ही नहीं है। रात को ऑर्डर आ गया है कि आपको केरल जाना है, केरल में जाके हमें क्या करना है, हमें इसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। और 9 तारीख को वहां पर वोटिंग होने वाली है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से कर रहा है, और चुनाव आयोग को लग रहा है कि ऐसा मकसद था कि ये अफसर बंगाल में ना रहे। निश्चित रूप से मुझे लगता है इन अफसरों का विवादित पृष्ठभूमि रही होगी, और चुनाव आयोग को लगता होगा कि इनका एसोसिएशन राज्य सरकार से ज्यादा टीएमसी के साथ ज्यादा रहा होगा, और ये चुनाव निष्पक्ष कराने में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता है। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव करवाना। चुनाव आयोग को लग रहा होगा कि इनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, तो उनको चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आप कुछ समय के लिए बाहर जाइए, चुनाव हो जाएंगे, 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद आपकी वापसी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि निष्पक्ष कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी, और उस कारण चुनाव आयोग इस बार सारे वो एहतियाती कदम
कदम उठा रहा है, जिसमें ऐसे लोग जो संदिग्ध है वहां के, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो दूसरे पोस्ट पर हो, उन सबको या तो अपनी जिम्मेदारी के पद से मुक्त कर रहे हैं या उनको दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इस चुनाव आयोग ने इस बार कमर कस ली है। जिस तरीके से बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी, और इस बार तो सिर्फ 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, 23 तारीख और 29 तारीख में। ये कार्रवाई उचित भी है और नहीं उचित है, नहीं उचित है। मुझे लगता है इसमें गलत क्या है, निष्पक्ष चुनाव के लिए अगर चुनाव आयोग इसकी पहल करता है तो मुझे लगता है इसका सबको स्वागत करना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए अधिकारी थोड़ी वोट करेंगे, ममता बनर्जी को तो जनता वोट करेगी, जनता आपके फेवर में होगी तो वोट करेगी। ट्रांसफर वगैरह करता ही है चुनाव आयोग जब इलेक्शन होता है, यहाँ कुछ बहुत ज्यादा लेवल पर चुनाव ट्रांसफर करना इलेक्शन कमीशन का काम है और उसको लगता हो, लेकिन जितने पैमाने पे गया इससे लगता है चुनाव आयोग को भी लगता है कि अकेले बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है ममता के खिलाफ लड़ना। ये तो बात मुझे लगता है कि बहुत ही हार्श टिप्पणी है। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के साथ वो सारे लोग खड़े हुआ करते थे, चुनाव में धांधली करने में शामिल थे, पुलिस अधिकारी उसमें धांधली में शामिल होते थे, डीएम एसपी से लेकर के सारा जो है पुलिस प्रशासन जो है, सारा प्रशासन धांधली में सम्मिलित होता था। और यदि नहीं हुआ होता तो आज बंगाल की दुर्दशा नहीं होती जो आज। एक बार की बात आपने कहा कि जो भी आपने कहा, मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फेयर इलेक्शन कराने के नाम पर जो कर रहा है, इससे इलेक्शन अनफेयर होगा। ये फेयर नहीं है, नहीं अनफेयर नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि अनफेयर होगा। मैं कह रहा हूं कि सब चीजों की एक लिमिट होती है। अधिकारियों का तबादला करना, क्या 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनावों में सारे ऑफिसर्स के तबादले ऐसे ही किए गए, सारे राज्यों में ऐसे ही हुए। बंगाल में ऐसी परिस्थितियां, बंगाल के ही अंदर इस प्रकार की हत्या की संस्कृति है। क्या आपने केरला और बंगाल 2 ही ऐसी जगह थी जहां हत्या की इस प्रकार की संस्कृति थी। म्युनिसिपल कमिश्नर का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना है? आपने तबादला किया, आईपीएस ऑफिसर्स का, एसपी ऑफिसर्स का ज्यादा तबादला इसलिए ही होता है कि भाई वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे होते हैं। हालांकि उसका पर्पज ये होता है क्योंकि वही इलेक्शन देखते हैं। राजनीति मैंने 30 साल 40 साल चुनाव देखे कि कैसे होते हैं, लेकिन अब उस पर सवाल खड़े करने के बाद ये तो इलेक्शन कमीशन को खुद को देखना चाहिए कि वो भी लगे फेयर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, चुनाव के नतीजे है, अनयूजुअल तो है, गैर जरूरी भी है, अनयूजुअल है, गैर जरूरी तो वो देखेंगे, या कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो जवाब देगा कि क्या है। एक तथ्य बस जोड़ दूं। भारत के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठ जाए, जो पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठ जाए। वो ममता जी थी, और वहां ये आरोप ही लगता है कि पुलिस, डीएम जो लोग हैं वो जुड़े हुए। और इसमें कौन सी बात है भाई, दूसरा अधिकारी आएगा वो कराएगा, अगर जीतेंगे तो जीत जाएंगे। ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी पहुंच गई थी, आपको मालूम है, आईपैक के निदेशक के घर पर छापेमारी हुई थी चुनाव से अभी कुछ पहले। तो उस घटना को लेकर के ईडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और इल्जाम ये लगा था कि सबूत उठाकर ले गई ममता बनर्जी वहां से। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के इस कार्रवाई के बीच में जाने को गलत कहा है जो हुआ वो कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, ना कोई सामान्य बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ऐसे हालात में केंद्रीय एजेंसी के पास क्या कोई उपाय नहीं होना चाहिए। साथ ही सुनवाई टालने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि आप अपना हुक्म नहीं चला सकते। टीएमसी ने सुनवाई टालने की बात की थी, और अब लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिला अभी भी इस सुनवाई में कि मान लीजिए ये परिस्थिति दोबारा उत्पन्न हो जाए, केंद्रीय एजेंसी एक जगह अपना काम कर रही है, वहां पर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर दोबारा पहुंच जाता है किसी और राज्य का, वहां ज्यूरिसडिक्शन किसका है? चीफ मिनिस्टर ही नहीं गई थी, चीफ मिनिस्टर डीजीपी पुलिस कमिश्नर को लेकर के भी गई थी। तो वहां उस वक्त जो है वो किसका जुरिस्डिक्शन होगा? अगर क्या उस वक्त ईडी जो है ये कह सकती थी कि साहब मेरी कार्रवाई यहां चलिए, आप चीफ मिनिस्टर होंगे, आप डीजीपी होंगे, आप बाहर रहिए, आप इस प्रमाइस के अंदर नहीं आ सकते? क्या यह अधिकार ईडी को है? सुप्रीम कोर्ट ये तो मान रहा है कि जो किया गलत किया था ममता बनर्जी ने। समीर जी, नहीं, अब इसके लिए कोई कानून नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कानून की बात करता है ना। अगर कोई कानून होगा तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि इस कानून के अंदर ममता बनर्जी ने ये गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी बताया कि नैतिक रूप से ये गलत है, उन्होंने कहा कि गलत है, इस तरीके से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और भविष्य में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आज ममता बनर्जी ने किया है, कल किसी और राज्य का मुख्यमंत्री और किसी राज्य का कोई बड़ा नेता इस तरीके से हरकत करता है तो उसके बारे में क्या किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को भी इसको लेकर कोई कानून बनाना चाहिए इस तरीके से कि भाई, जैसे केजरीवाल है, कानून नहीं था कि मुख्यमंत्री इस्तीफा जेल जाने पर नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम क्या करें, अगर इस्तीफा नहीं देगा तो हम ले नहीं सकते। ऐसा मामला है कि इसमें कभी सोचा ही नहीं था। संविधान जिन लोगों ने बनाया उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कोई मुख्यमंत्री इतना बेशर्म हो सकता है कि वो जेल जाएगा और इस्तीफा नहीं देगा और जेल में अपना मुख्यमंत्री बनकर बैठा रहेगा। तो जो इतने बेशर्म नेता आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकारों को और क्लैरिटी की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट से। निश्चित रूप से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश देगा और केंद्र सरकार को भी कानून बनाना चाहिए कि भाई अगर सेंट्रल एजेंसी कहीं जाती है और अगर मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री इस काम में बाधा डालने के लिए जाते हैं तो एजेंसी को अधिकार होना चाहिए कि वो उन्हें अरेस्ट कर सके। आगे
सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर, यूजीसी के जो नए नियम आए थे जिस पर बहुत बवाल हुआ देश भर के अंदर, आपको मालूम है, जिसमें शिक्षण संस्थाओं के में जो एक कमेटी बनाने की बात कही गई जो भेदभाव रोकेगी, उसमें एक तरीके से वो गाइडलाइंस ने ये कह दिया कि जो है पिछड़े वर्ग दलितों के साथ उस कमेटी के अंदर बाकी सबका जो है प्रतिनिधित्व होगा, अगड़े वर्ग का, अगड़े जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं कहा उस कमेटी के अंदर। तो इसमें यह माना गया कि भाई आप पहले मान के चल रहे हैं कि यह भेदभाव इसी दिशा में हो सकता है कि अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति वो पिछड़ी जाति के व्यक्ति का भेदभाव करेगा। ये होते होते अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस नियम के विवाद के बाद आज भारत सरकार को इसमें अपना रुख जो है वो रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को शैक्षणिक परिसरों में इस जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी के जो नियम थे उस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह ढांचा जो है प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है, इसमें बहुत व्यापक परिणाम इसके हो सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था, उसी पर आज सुनवाई होने जा रही है। और यूजीसी ने 13 जनवरी को हायर इंस्टीट्यूशंस में सामाजिक आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए इक्विटी कमेटी बनाने के गठन की बात कही थी, जिस पर ये सारा विवाद हुआ था। इंपॉर्टेंट है भारत सरकार इस पर क्या कहेगी त्रिपाठी जी, क्योंकि भारत सरकार के ही नियम थे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि इक्विटी मत बोलिए, वो पता नहीं कौन सी इक्विटी और इक्वलिटी के लिए था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकार को कोर्स करेक्शन का रास्ता खोजना चाहिए। कैंपस में इस तरह की कोई भी चीज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी एक वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कानून बना सकती है, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा हो और इसमें सामान्य वर्ग के छात्र टारगेटेड होते हुए दिख रहे हैं, उनके पास कोई ग्रीवांस फोरम नहीं। कैंपस में तो आपको सीधे सीधे रखना चाहिए, किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरह की गड़बड़, उसकी शिकायत हो, और वो जो पहले से हर जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने महाविद्यालय हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको वापस लेने का तरीका सरकार को खोजना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही गाइडलाइंस बनी, अब भारत सरकार में आता है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को जवाब देना है। क्या अपनी सरकार के नियमों के खिलाफ जवाब देगी सरकार? मुझे लग दो टिप्पणी, गलती हो तो कोर्स करेक्शन में क्या दिक्कत है? मुझे 2 टिप्पणी मैं करना चाहूंगा और बहुत खुल करके करना चाहता हूं। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ भी किया गया है ये मान लिया गया है कि ये जो भेदभाव होता है सिर्फ अगड़ी जाति जो है वो उनका शोषण करते हैं या इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं। यदि आप दलितों पर उत्पीड़न का यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे, कहीं और दूर जाने के लिए है, मुझे साउथ का आंकड़ा नहीं मालूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का आंकड़ा मालूम है। दलितों पर एट्रोसिटीज के केसेस को आप जरा रिकॉर्ड में लेकर के आ जाएं तो आपको पता लगेगा कि जिन डोमिनेंट कास्ट जिसे हम कहते हैं ओबीसी के अंदर, उन डोमिनेंट कास्ट ने दलितों पर उत्पीड़न किया है। और यह विश्वविद्यालयों में भी लागू है, हर जगह लागू है। मैं कहता हूं कानून आप लाइए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन यह सुरक्षा दीजिए कि कोई भी छात्र हो, चाहे सामान्य वर्ग का ही क्यों नहीं छात्र हो, यदि उसके साथ भी यदि गलती हो रही है तो आप नियम तो अन्यायपूर्ण नहीं बना सकते ना। सरकार को नियम वापस उस पर जवाब जो दिया मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जो लोग यूजीसी में हैं उन्होंने भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक तौर पर बहुत अहित किया। एक खबर और आपको बता दूं, क्योंकि अब ये एक बड़ा काम होगा। नीतीश कुमार फिर से एक तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनने जा रहे हैं। वो इस पद के लिए औपचारिक रूप से शाम 4 बजे नॉमिनेशन करेंगे और बहुत 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो राज्यसभा के भी मेंबर होने जा रहे हैं। अब सवाल यह कि वो इस्तीफा कब देंगे। 16 मार्च को जो है वो हो चुका है राज्यसभा का इलेक्शन। अब सवाल है उनका इस्तीफा जो है वो कब होगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सर, आज वो पार्टी के अध्यक्ष दोबारा बनेंगे तो अब स्वस्थ हैं वो, हम चाहते हैं कि उनके लिए शुभकामनाएं कि स्वस्थ रहे। अध्यक्ष बन रहे हैं तो फिर स्वस्थ होकर कार्यवाही करेंगे, क्योंकि इसी आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया कि स्वस्थ नहीं है। कानूनी तौर पे तो 15 दिन अभी उनके पास होंगे, जब वो मेंबरशिप ले लेंगे राज्यसभा की तो 15 दिन बाद उनको, उससे पहले तो देना ही है ना इस्तीफा। 15 दिन के भीतर इस्तीफा देना, वो एक हाउस से इस्तीफा देना। इसका मतलब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना तो नहीं है, मुख्यमंत्री तो फिर भी बने रह सकते हैं। जब राज्यसभा के मेंबर हो जाएंगे तो सीएम बने रह सकते हैं। हाँ, 6 महीने तो बने ही रह सकते हैं, उस हाउस के मेंबर नहीं हूं तब भी। तो वो इशू नहीं है, मेंबरशिप में से क्या इस्तीफा देंगे। लेकिन अब तो तय है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि कौन को मुख्यमंत्री बनाना है। और इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी शायद नहीं दे सकते। समीर जी दे सकते हैं। भाजपा के सम्राट नीतीश जी का इस्तीफा कब और मुख्यमंत्री कौन? देखिए, नीतीश जी का इस्तीफा तो इशू नहीं है ना।
देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, संघ से भी इस बार विचार विमर्श हो रहा है। और अभी नितिन नवीन 3 दिन रुके थे, संघ की जो बैठक हुई थी, प्रतिनिधि सभा की बैठक, और खबर यह आ रही है कि उन्होंने इस संदर्भ में संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी से दत्तात्रेय होसबोले से चर्चा की बिहार की राजनीति को लेकर। अब नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का संदेश लेकर मोहन भागवत जी के पास गए थे या उन्होंने अपनी कोई वहां पर राय दी है? संघ की क्या राय है वो नितिन नवीन ने आकर वो दिल्ली में प्रधानमंत्री अमित शाह जी को बताई होगी। तो मुझे लग रहा है उस आधार पर 1-2 दिन के अंदर निर्णय होगा, लेकिन निर्णय बहुत चौंकाने वाला होगा। सर बहुत शॉर्ट में, सर ब्रेक का समय। मैं एक ही चीज अपेक्षा करता हूं, बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर आया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो निष्ठावान हो, वैचारिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, वही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होना। आयातित लोग नहीं होने चाहिए। तो सम्राट चौधरी नहीं होना ऐसी बात कह रहे हैं, देखिए इतनी बड़ी बात बोल दी। आयातित कौन है? देखिए, सम्राट कौन सी पार्टी? हाँ, नहीं, मैं किसी का नाम नहीं, उनके लिए। ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग का अपडेट, उसमें पहले ट्रंप की बात। ट्रंप कहते हैं हमने ईरान को खत्म कर दिया, ईरान बहुत जल्द सरेंडर करेगा, हम जीत चुके हैं। लेकिन उनके दावों की हवा अगले ही दिन निकल जाती है। ईरान और घातक पलटवार कर रहा है। इस बार तो ईरान ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के हब को उसने तबाह कर दिया। कतर दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, और ईरान ने इसी नब्ज को दबाया। दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी रास लफान पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी है, जिसके बाद कतर को रास लफान से गैस का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा है। दरअसल इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स को निशाना बनाया था। यहां से ईरान का लगभग 70% गैस एक्सपोर्ट होता है। यह ईरान की इकोनॉमी की बैकबोन भी मानी जाती है। इजराइल के हमले से ईरान भी बौखलाया और ऊपर से उसकी लीडरशिप पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद ईरान ने गल्फ के उन तमाम देशों को सीधी चेतावनी दी जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, और वहां पर उसने कहा कि हम हमला करेंगे। और तो और तेल, गैस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को राख बनाने का भी उसने दावा किया। ईरान ने सऊदी अरब के रियाद पर भी बॉम्बिंग की। यहाँ ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन उसके मलबे और छर्रों से रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। 4 लोग इसमें जख्मी हुए। मतलब आप ये बिल्कुल ना मानिए कि ये जंग जो है ये अब किसी तरह सूरत में अब धीमी पड़ती जा रही है, धीमी होने वाली है। मिसाइल, बॉम्ब, बारूद, ये हर जगह आपको बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसका असर दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा अब मुमकिन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान ने इस रीजन में 9 सबसे अमीर देशों पर हमले कर दिए कल रात में। कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, इन सब पर हमला किया है ईरान ने, बौखला करके, जो उसकी गैस फील्ड के ऊपर हमला हुआ। और वो खुल के ये कह रहा है कि अगर आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे तो ये खेल हम भी खेल सकते हैं। अब इसमें जो ट्रंप साहब ने बोला वो बहुत अजीबोगरीब है। ट्रंप ने रिएक्शन दिया है, मैं आपको बताता हूं। ईरान जो कर रहा है, जो खेल खेल रहा है, जैसे उसने कतर की रास लफान को निशाना बनाया और एनर्जी क्राइसिस खड़ा किया, ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो गया कि ये काम गलत हो गया है। अब इसके बाद उन्होंने धमकी भी दी और सफाई भी दी। नेतन्याहू को भी हद में रहने की हिदायत दे डाली। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की जानकारी अमेरिका को नहीं थी, हमें नहीं मालूम था कि इजरायली हमला कर रहा है। इसीलिए मैं गारंटी लेता हूं कि अब इजराइल आइंदा इस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। लेकिन कतर के ऊपर हम वार करके ईरान ने गलती कर दी है। अगर कतर पर आगे भी हमला जारी रखा ईरान ने, तो फिर इसका बहुत बड़ा जवाब अमेरिका उसको देगा। उधर सऊदी प्रिंस धमकी दे रहे हैं कि अब बहुत हो गया। अभी तक वो ईरान के हमलों पर खामोश थे। सऊदी अरब ने अभी तक अपनी तरफ से कोई वार नहीं किया, बल्कि किसी भी गल्फ कंट्री ने अभी तक सीधा वार ईरान के ऊपर नहीं किया। पहली बार है जब सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ये एक किस्म की चेतावनी दी है कि हमारी सब्र की भी सीमा है, और ऐसा नहीं है कि हम ईरान को जवाब नहीं दे सकते। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सारे देश जो आसपास के जिन पर ईरान हमला कर रहा है, ये सब मुस्लिम देश है, तो यहाँ कौन सा मुस्लिम सौहार्द ईरान निभा रहा है? ये सारी बातें पहली बार सऊदी अरब ने कही है। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will back.
So what I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. That's all I'm interested in. And we're going to use every lever we have, political, economic, diplomatic, and elsewise, to get these attacks to stop. That's what any re-engagement with Iran, this conflict, will end at some point. But I have to tell you, what little trust there was before has completely been shattered. Has been shattered on multiple levels. First, because Iran knows that most of the countries in the room today worked very hard to support diplomatic outcomes. Also, because we were quite clear with Iran that we would not be combatants in any confrontation that came. Not only that, that we would not allow our facilities to be used to target Iran, that would be restricted. वो कह रहे हैं कि हमारे बीच जो विश्वास था, जो ट्रस्ट था, वो अब खत्म हो गया है। ये भी बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम हर विकल्प का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास डिप्लोमेटिक विकल्प के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। ये भी सऊदी अरब ने कहा। तो ये इस जंग में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो बन सकता है। सर बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे सऊदी अरब जो बोल रहे हैं उसमें एक संभावना तो थोड़ी सी बनती है कि क्या क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लड़ाई के लिए नहीं थे, पहले भी हमने क्लियर किया ईरान को कि हम लड़ाई में नहीं जाना चाहते और सेल्फ डिफेंस में जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन जब ये बात कही जाती है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के अलावा भी कुछ और रास्ते होते हैं, तो उसे केवल बयान के तौर पर नहीं, वार्निंग के तौर पर भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग। तो चेतावनी, हाँ वही करो ना, वार्निंग के तौर पर भी देख सकते हैं। तो क्या फिर ये इसको तो फिर और आशंका बढ़ती है कि हम जंग को और बड़े पैमाने पर देखने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जो अभी ये 2 दिन में हुआ है ना, दोनों जगह पर ईरान ने और इजराइल ने जो किया है हमारे पेट्रोलियम को लेकर, गैस को लेकर, उससे ये जंग बहुत जल्दी खत्म होगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और क्राइसिस और बढ़ेगा, मतलब जंग तो है ही, दुनिया भर में जो क्राइसिस बढ़ने वाला है वो और ज्यादा चिंता की बात है। अब ट्रंप साहब ने जो बोला इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ट्रंप ने कहा ईरान ने गुस्से में मिडिल ईस्ट में हमला कर दिया ईरान की पार्स गैस फील्ड के ऊपर, हमें इसके बारे में नहीं मालूम था। यूनाइटेड स्टेट्स न्यू नथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अटैक। और कतर को तो किसी सूरत में अंदाजा नहीं था, क्योंकि जवाबी कार्रवाई ईरान ने कतर पर की। तो उन्होंने कहा कतर तो बहुत इनोसेंट है, कतर को बिल्कुल नहीं पता था। अब अगर और हमले करेगा ईरान कतर के ऊपर तो हम भी उसकी इस गैस फील्ड पर और बड़ा हमला करेंगे, ये वो कह रहे हैं। और वो लेकिन सबसे जो इसमें मजेदार बात है वो ये ईरान को भी कह रहे हैं कि मुझे ये मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान को भी नहीं मालूम था कि कतर और यूनाइटेड स्टेट्स इस हमले में इन्वॉल्व नहीं है। तो वो उसको भी एक किस्म से छूट दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं कि हमको पता है कि चलो तुमने जानबूझ के गलती कर दी, तो कि मतलब हाँ कि तुमको नहीं मालूम था कि हम लोगों का इसमें हाथ नहीं है, तुमने चलो जवाब दे दिया, आइंदा मत करना। भाई जंग है, वॉर है, उसमें आप अपेक्षा कर रहे हो कि ईरान जो है आपको कोई रियायत देगा? प्रेम और युद्ध में सब जायज है, कहते हैं ना, प्रेम और युद्ध में सब जायज है। तो वो तो भाई अब अगर आप इस तरह के इजराइल के मिनिस्टर ने कहा कि जो हमने अटैक किया है वो अमेरिका की उस पर सहमति है। मजेदार बात है, इजराइल के मंत्री ने कहा कि जो हमने ईरान के जो नेचुरल गैस ठिकाने हैं वहां पर जो हमने हमला किया है उसमें और उसके जो तेल भंडार पर हमने जो अटैक किया है उसमें अमेरिका की सहमति है। मैंने अखबारों में पढ़ा है। अब जाकर के इजराइल के विदेश मंत्री ये बेहतर तरीके से इस पर स्पष्ट बयान जारी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले बयान आया था इजराइल से उसमें था कि अमेरिका को इस बात की जानकारी थी। लेकिन एक बात जो है वो जो सऊदी अरब की तरफ से जो कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये कि जो यमन हो, सॉरी जो कतर हो, सऊदी अरब हो या यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे जॉर्डन है, ये जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं जिन पर ईरान मिसाइलें मार रहा है या ड्रोन मार रहा है, ये वो बेसेज हैं जहां से इन देशों ने अमेरिका को अटैक करने की अनुमति नहीं दी है। फिर इस चीज को ध्यान में रखने लायक है, यानी कि अमेरिका जो ईरान पर अटैक कर रहा है या तो वो समुद्र में जो उसके जो फाइटर जेट्स हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर हैं वहां से अटैक कर रहा है, इन बेसिस से वो उड़ान भर के उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इनका कहना है कि भाई जब ये डिफेंस के लिए है, सिर्फ हमारे डिफेंस के लिए है,
तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिकन बेसिस पर कर रहा है, जिसके कारण इन लोगों को भी इनके जो जिसको कहते हैं कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर जो अटैक हो रहा है, उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा करना चाहिए, हम तो युद्ध में शामिल नहीं है, हमारे के अमेरिकन बेसेस हैं, लेकिन हम अमेरिकन बेसेस को हमने यूज नहीं करने दिया है इन सब चीजों के लिए। अब इसको कंफर्म करना जरूरी है कि ऐसा क्या वाकई हुआ है या नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं होने के बावजूद भी क्या ईरान ने इन पर अटैक किया है, ये जरूर देखने के लायक है। लेकिन नेतन्याहू ने, मुझे लगता है सर, लारिजानी की खबर लगा दें जरा, वहां का जी फ्यूनरल वहां से। मुझे लगता है नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। जिस तरीके से नेतन्याहू मनमानी कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, जिस तरीके से उन्होंने ऑयल डिपो पे हमला किया, और जिस तरीके से, और ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं कि नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। आप और अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर रहे हैं, और क्या इतने में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या इजराइल की इतनी हिम्मत है कि वो बिना बताए ईरान के तेल डिपो पे, ऑयल डिपो पर हमला कर देगा? ये पूरे दुनिया के लिए संकट खड़ा करने वाली बात है। आप अगर ऑयल के भंडारों को अगर जलाओगे, ईरान भी तो फिर आपके दूसरे देशों के ऑयल भंडारों पर हमला कर रहा है, और ये दुनिया के लिए संकट होगा, वहां सबके लिए सप्लाई होती है। एक सवाल ये याद, जो बात आप कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया, अमेरिका को नहीं मालूम है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल मालूम होगा। एक बात तो ये, लेकिन ये बात भी सही है कि अमेरिका, पहले भी आप याद कीजिए जब तेहरान के ऑयल डिपो पे हमला किया था इजराइल ने, उस वक्त भी अमेरिका ने खबरें आई थी कि वो नाराज था कि ट्रंप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाना चाहते। तो ऐसा बार बार आपको ये पहले कह देना चाहिए था ना इजराइल से कि किसी भी हालत में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। आप कहते हो कि हम नाराज है और इजराइल मनमानी कर रहा है पूरी तरीके से। जिस तरीके से इजराइल कि इजराइल की कोई मंशा नहीं है कि युद्ध जल्दी खत्म हो। बिल्कुल नहीं, इजराइल तो कंटिन्यू करेगा, और इजराइल चाहता है युद्ध और भड़के, इसके अंदर बाकी मुस्लिम देश भी शामिल हो जाए और ईरान के खिलाफ हमला करे। अमेरिका भले इस मामले में थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करेगा, लेकिन इजराइल जिस तरीके से इस पूरे युद्ध में हावी हो चुका है, अमेरिका उससे कठपुतली बनकर इसमें बिहेव कर रहा है पूरी तरीके से। अब देखना यह कि ये अरब कंट्रीज क्या करती हैं। सऊदी अरब में सारे विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई है, वहीं पर ये सऊदी के जो प्रिंस हैं, अगर ईरान ने, जिसको कहते हैं ना कि बेवजह उन बेसेज पर हमला नहीं किया होता, तो आज शायद गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो मध्यस्थता कर पाते, वो शायद आज इस लड़ाई को रुकवाने में कुछ कामयाब होते। और जिसको हम बार बार कह रहे हैं ना कि कहीं तो जाके उसको रुकना पड़ेगा, जो तबाही हो रही, जो बर्बादी हो रही। ईरान तो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। अब अगर ये सोच रहा है कि हम इस तरह से हमले करके कुछ जीत जाएंगे, तो दुनिया के लिए डूबने वाली बात है ना। जाहिर है ईरान ये कर रहा है, चलो ईरान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल भी तो जो हमले कर रहा है वो भी ये चाहता है कि भाई अभी अंत तक चले। नहीं, इजराइल का तो मकसद ये ना कि ईरान को पूरी तरह से तबाह करके, खत्म करके, इस बार फुल एंड फाइनल जैसे कहते हैं ना, वो आधी लड़ाई वापस नहीं लौटना चाहता। ट्रंप जो है हमेशा ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि ठीक है, बस आपको समझा दिया ना, अपनी हैसियत में रहो, अपने उसमें रहो, जद में रहो, उस तरह की वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और वो कॉमर्शियल जो चीजें, खासतौर से एनर्जी इसका मामला, उस पर तो वो अटैक करना कतई नहीं चाहते। ठीक है, अब इजराइल ने ऐसे ही लारिजानी को मारा, हालांकि उसमें अमेरिका ने, ट्रंप ने भी उस बात को कंफर्म किया, तो मतलब ट्रंप भी उस बात को जानते थे। ये आयतुल्ला खामेनी के बाद सबसे बड़ा असैसिनेशन था ईरान के अंदर, उनके सबसे बड़े नेता थे ये अली लारिजानी, और बसीज फोर्स के जो मुखिया थे वो भी मारे गए थे। तो ये उनके फ्यूनरल में इतनी भीड़ उमड़ी है, उसको आप देखिएगा। वैसे भी ईरान में के कल्चर में ये है कि वहाँ पर ऐसे जिनको शहीद माना जाता है, उनके पब्लिक फ्यूनरल निकाले जाते हैं, और उसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग शामिल भी होते हैं। अभी लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आई, जैसे आयतुल्ला खामेनी के बारे में खबर अंदर से आई थी कि वो कहाँ बैठक करने जा रहे हैं, उस वक्त ये पता लगा था कि कई बरसों से उस हेडक्वार्टर के आसपास, उनके ऑफ दफ्तर के आसपास के रेड लाइट्स को जो है वो मॉनिटर कर रहा था इजराइल, उसके ट्रैफिक सिस्टम को हैक करके, और उनको मालूम था कि इनका गाड़ियों का काफिला कैसा दिखता है, कब आता है, कहाँ जाता है, वो उससे मॉनिटर कर रहे थे। लारिजानी की खबर भी अंदर से ही आई, और खबर क्या खबर मिली इजराइल को, ये बताया जा रहा है, एक एक्सपर्ट बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लारिजानी अपने बंकर से निकल के अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। ये खबर इजराइल को मिल गई कि ये व्यक्ति कब बाहर निकलेगा। बेटी से मिलने जा रहा था वो आदमी, और उसी वक्त पिन पॉइंटेड अटैक हुआ जिसमें लारिजानी मारे गए। सुनिए, अब ये जब बयान चल रहा था तो प्रोफेसर साहब ने एक बात कही, मेरे मन की बात सर आपने कही, ये आयतुल्ला की खबर निकल जाना, लारिजानी की खबर निकल जाना, ये छोटी बात है। बिल्कुल ठीक है कि ईरान की सोसाइटी, ईरान की पब्लिक के बीच कितना बड़ा डिवीजन है, ये जितने लोग उन शहीदों के ताबूतों को चूम रहे हैं, उतनी इतने न जाने कितने लोग हैं जो इससे नफरत कर रहे होंगे। बिल्कुल वही खबर दे रहे हैं, वही है। देखिए, आप खोमेनी के बारे में तो समझ में आती है कि उनका वो महल था, वहाँ पर वो बंकर से निकल करके गए थे, वो प्रिसाइज पहले बहुत दिनों से प्लानिंग किया हुआ होगा। लेकिन लारिजानी के लेकर के इतना सटीक, और जिसे कहते हैं घंटों के बीच में ये ऑपरेशन किया गया होगा, पहले से छूट दी गई होगी
कि इनका जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वगैरह है वो उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, मैंने लीडरशिप को मार डालना है। ये तो इजराइल की तरफ से स्पष्ट संदेश है। मारे जाने के बाद कितनी प्रिकॉशंस ले रहा होगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, खबर आई। इसके बावजूद इसका मतलब बहुत साफ है कि जो आप फ्यूनरल में देख रहे हैं, पता नहीं जाने इसमें भी कितने मोसाद के लिए काम कर रहे होंगे। ईरान के कितने लोग इस सत्ता तंत्र से ऊब करके चाहते होंगे, लेकिन वो बोल नहीं रहे डर से, क्योंकि युद्ध का समय जब होता है तो कुछ भी आप इस प्रकार की आवाजें निकालते हैं तो आप एंटी नेशनल घोषित करके आपको तुरंत खत्म ये तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी होगी ना किसी ने कि वो बाहर निकल रहा है, बेटी से मिलने जा रहा है। बिल्कुल, बेटी की मौत हो गई, बेटे की मौत हो गई, लारजानी के बेटे की भी मौत हो गई है, बेटी की भी मौत हो गई है, लारजानी की भी मौत हो गई है, साथ में जो है वो बसिस फोर्सेस के चीफ है उसकी भी मौत हो गई है। तो आप जरा देखिए ना कि कितना सटीक उसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कि हो सकता है वो वक्त आए इस लड़ाई में जिसकी उम्मीद इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं कि एक अंदर से विस्फोट हो, लोग बाहर दोबारा सड़कों पे आ जाएं, चेंज के लिए, क्योंकि वो इस रिजीम को गिराने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब आपको आगे की खबर देते हैं। ट्रंप साहब ने एक और पोस्ट किया। ट्रंप पहले उन्होंने देखिए क्या कहा था, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एस्कॉर्ट करा सकते हैं टैंकर्स को। फिर उन्होंने कहा कि इसमें दुनिया के देश आए, दुनिया के देशों ने मना कर दिया। इन्होंने नेटो को बुरा भला कहा कि हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम हमारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करवा लो। कल इन्होंने चिढ़ के एक पोस्ट किया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये काम हम खुद कर लेंगे। फिर कल ही इन्होंने चिढ़ के रात में दूसरा पोस्ट किया। उसमें क्या कहा इन्होंने, उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा तो तेल आता नहीं वहां से, ऐसे ही जो हालात में है वहां पे वैसे ही वो रहे, हमारा काम नहीं है, हम छोड़ दें अगर उसको तो फिर ये जितने देश अभी हमें एटीट्यूड दे रहे हैं इनको खुद आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। ट्रंप ने रात को यह पोस्ट किया। अब ऐसा लग रहा है ट्रंप का दबाव काम कर रहा है। नेटो के चीफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया कल, और उन्होंने कहा कि मेरी सारे नेटो कंट्रीज में बहुत सारे लोगों से बात हुई है और वो सबकी प्रयास हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, और वो उसके लिए एक प्लान पर भी काम कर रहे हैं। ये नेटो का कहना है। तो क्या नेटो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रखवाली करेगा? सुनिए। अब इससे जुड़ी हुई 3-4 खबरें जल्दी जल्दी आपको बताता हूं, फिर इस पर बात करते हैं। ईरान की तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि वो तमाम देश जिन्होंने हमारे ऊपर अग्रेशन का समर्थन नहीं किया, उनके जहाज यहां से जा रहे हैं, हमको इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो भी लोग अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है, उनके टैंकर निशाने पर भी नहीं है। Ships are going through. No, the ships are going through. Those, with those who are not participating in this, war of aggression on Iran, they are just passing the Strait of Hormuz, and it continues. Second, what we are happening here is that Americans are trying to suffocate Iran. तो यहां से तेल निकले सबसे पहले किसका? भारत का। तो यहां से आता है इस कहानी में भारत। कल एक बड़ी मुलाकात हुई है भारत में। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि एनएसए डोवाल के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के साथ सैन्य और रणनीतिक उलझनों में फंसा हुआ है। तो ये उनका पोस्ट है जिसमें वो कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी से जुड़े मसलों पर बात हुई है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेकर हमने बात की है। एक रूस का बयान भी सुन लीजिए फिर इसी बीच में। रूस के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि डिप्लोमेसी के जरिए इस युद्ध को रुकवाने में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। ये बयान लगातार आ रहे हैं, ये यूरोपियन देशों के भी बयान आए हैं, अब ये रूस का बयान आया है। उनका बयान चला दीजिए। Right? And I guarantee the President of the United States is not interested in getting us, in the kind of... सर्जियो गौर की मुलाकात डोवल साहब से हो रही है। रूस कह रही है रूस कह रहा है भारत रोल प्ले करेगा। नेटो के चीफ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलवाएंगे। त्रिपाठी जी, देखिए इतना आसान नहीं रह गया है अब, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना तो मुझे बहुत लगता ही नहीं है, जितना कुछ उसको देख से समझ में आ रहा है। उसको खुलवाने जैसा तो संभव नहीं। खुलवाना क्या हुआ, क्या ऐसा थोड़ी ना है कि ये कहीं गार्ड करके और कर पाएंगे। हम लोग एक दिन और इस पर चर्चा करें तो उसको और मैंने थोड़ा पढ़ा समझा। ये संभव ही नहीं कि कोई भी फोर्स वहां लगा के उस छोटा सा जो इलाका है उसको खोल सके। हो क्या सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि आप ईरान के साथ बातचीत करें कि अब हम धीरे धीरे करके वापस जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। आप ये नेटो की धमकी, सारे यूरोपीय यूनियन के देश, दूसरे देश आ जाए, ये होने वाला नहीं। सवाल है कि क्या आप एक दूसरे पर हमला बंद करने वाले हैं?
और क्या इसमें इजराइल को कोई समझाने रोकने की स्थिति में है कि भाई जहां तक आपको जाना था आप चले गए, जितनी आपको चेंज करना था, जितने लोगों को मारना था आप टॉप लीडरशिप, वो भी गलत है। किसी को मार देना ये भी गलत है। मुझे नहीं लगता कि इसमें इनको कोई सफलता मिल पाएगी। और नाटो कंट्रीज कह भले रही हैं, हमने उनका यूक्रेन में हश्र देख लिया है, उनकी हैसियत देख ली है, उनका हश्र देख लिया है। ट्रंप कह रहे हैं हम छोड़ के चले जाएं तो क्या करोगे? तब तो आओगे ना अपना तेल निकालने के लिए यहां नहीं, से। वो कह रहे हैं ना, लेकिन किसका तेल आएगा? तेल की कीमत तो सब जगह मुश्किल में है ना। अमेरिका भी तो 27% गैस बढ़ गई। त्रिपाठी जी, दोनों में अंतर है। यूक्रेन में उनको सीधे रसिया से लड़ना पड़ता, एक सुपर पावर से लड़ना पड़ता। यहां पर एक सुपर पावर आकर के नहीं खड़ा है जो डायरेक्ट उनसे कॉन्फ्लिक्ट में आया। सुन एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म करूं। तो रसिया के साथ वो उलझने से डरते थे क्योंकि रसिया ने बहुत स्पष्ट कर रखा था यदि नाटो आया तो यूरोप का कोई देश ऐसा नहीं होगा जो मिसाइल की बारिश नहीं समझेगा। यहाँ भी ईरान ने भी ऐसा कह रखा है, लेकिन यही कह रहा हूं, ईरान रूस नहीं है। ईरान रूस नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, उतना मिसाइल का भंडार नहीं है, उसके बाद इतने फाइटर जेट्स नहीं है। वो डिप्लोमेटिक प्रेशर का है। हाँ, ये नेटो का जो मसला है, हाँ, वो डिप्लोमेटिक प्रेशर से, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके कैसे रास्ता निकाला जाए इसकी आज नाम लेके ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने इमैनुअल मैक्रों का नाम लेके कहा है ऐसे कि मैक्रों उन्होंने कतर पर हमले की निंदा की, तो इन्होंने कहा कि इन मैक्रों ने आज तक ईरान पर हमले की निंदा नहीं की है। ये जो सेकेंडरी अटैक हुआ उसके ऊपर हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो हमला हुआ। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं ना कि डिप्लोमेसी, यूरोप तो ईरान के साथ क्या डिप्लोमेसी करेगा? नहीं, डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि फौज भेज के आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई ताकत के हिसाब से मैक्रोन ने जो लिखा है उसकी बस एक लाइन में पढ़ देता हूं, आखिरी लाइन। Civilian populations and their essential needs as well as the security of energy supply must be protected from military escalation। इससे ज्यादा मतलब वो बहुत क्लैरिटी से कह रहे हैं, लड़ने नहीं जाने, लड़ नहीं सकते हैं, वहां लड़ने की स्थिति, लड़ने से रास्ता निकलेगा ही नहीं। हाँ, चले तो अब ये लेकिन अभी ये मतलब गुत्थी अनसुलझी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर का ये तेल गैस निकलने का रास्ता जो है ये कैसे सुरक्षित हो पाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर ये तो पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सरदर्द बने हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ का बयान जो अमेरिका की हिपोक्रेसी को, दोहरेपन को एक बार फिर एक्सपोज करता है। अमेरिका की जो नेशनल इंटेलिजेंस की हेड है तुलसी गबार्ड, इन्होंने एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि पाकिस्तान ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती हैं और भविष्य में अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। तुलसी गबार्ड के मुताबिक पाकिस्तान ये पूरी प्लानिंग रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ मिलकर कर रहा है। अब आप जरा एक कंपनी देख लीजिए ना, उसने किन किन देशों के नाम के साथ नाम लिया है पाकिस्तान का। कौन? रूस दुश्मन नंबर 1, चीन नंबर 1, नंबर 2 मान लीजिए, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनके साथ पाकिस्तान का नाम ले रही है तुलसी गबार्ड और कह रही हैं, दावा किया कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी 2035 तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना सकता है जिनकी रेंज सीधे अमेरिका तक होगी। उन्होंने कहा यह खतरा है हमारे लिए। यह भी कहा कि अमेरिका को अभी 3000 मिसाइलों का खतरा है, लेकिन 2035 तक यह बढ़कर 16000 मिसाइलें भी हो सकता है। अब पाकिस्तान को तो आपने नॉन नेटो मेजर एलाई का दर्जा दिया हुआ था, पाकिस्तान को आप अरबों डॉलर की मदद देते हो, पाकिस्तान डूब ना जाए तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्जा दिलाते हो, और आपकी इंटेलिजेंस चीफ कह रही है कि तो नॉर्थ कोरिया, रूस, चाइना और ईरान के बराबर है और इसकी मतलब हमारे लिए मंशा भी वही है जो इन देशों की है। ये जो अपनी मिसाइलें बना रहा है अभी हम तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक वक्त के बाद इसको वो टेक्निक मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो हमें खतरा है। पाकिस्तान से खतरा है या पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त है? फील्ड मार्शल जो है वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है या फील्ड मार्शल जो है फेवरेट फील्ड मार्शल है? फिर व्हाइट हाउस में बुलाकर फील्ड मार्शल को यासिम मुनीर को लंच क्यों कराते हैं ट्रंप? पाकिस्तानी उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट करते हैं तो ट्रंप की बाँछें क्यों खिल जाती हैं? यह अमेरिका का क्लासिक दोहरापन है, क्लासिक, कि दोस्ती किसी से, दुश्मनी किसी से, लेकिन व्यवहार उल्टा। यह अमेरिका ने आज नहीं हमेशा किया है और वही आज भी आपको दिखाई दे रहा है। तुलसी गबार्ड का बयान सुनिए। IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel
advanced or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे देता हूं, ये सारे बयान क्यों आ रहे हैं। बयान केवल इनका नहीं आया कल, ये नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ हैं, इनके अलावा CIA चीफ का बयान आया है। उन्होंने कहा ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और ईरान को अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इनके अलावा JD वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं उनका बयान आया। JD वैंस ये कह रहे हैं कि आपको मालूम है अभी ये तुलसी गाबार्ड के एक जूनियर थे इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर, उन्होंने परसों इस्तीफा दिया, काउंटर टेररिज्म के डिप्टी हेड, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान से हमको कोई सीधा खतरा नहीं था, मैं इस जंग में समर्थन नहीं कर सकता इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद ये लगातार बयान आने शुरू हुए तुलसी गाबार्ड, JD वैंस और CIA चीफ का, जो सब जायज ठहरा रहे हैं अमेरिका के हमले को। लेकिन इसमें जो इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया उससे कहानी जो है वो दूसरी दिशा में चली गई। अब ये ऐसी बातें कम से कम तुलसी गाबार्ड पहले भी करती रही हैं तो इनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है ये फिर ट्रंप साहब क्लियर करें कभी। देखिए, पाकिस्तान के साथ रिश्ता जो है ये सब कोई जानता है कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के खिलाफ हर तरीके से मदद किया, और इसलिए मदद किया कि सोवियत यूनियन को निडल कर सके, पाकिस्तान मदद कर सके अफगानिस्तानियों को। दूसरी बात, जब वहां से बात बन गई तो फिर इंडिया को कितना निडल करना है ये भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा रहा। ये सारी तस्वीर बदली है पिछले 2 दशक के अंतर्गत, जब भारत के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ, उस दर्जा में भारत के साथ वो संबंधों को, उनको लगा कि भारत ने क्या किया कि भारत को कहा जाता है कि साउथ एशिया का एक पावर है, लेकिन भारत ने अपने आप को, जब भी पहले अमेरिका का कोई विदेश मंत्री आता था, डिफेंस मिनिस्टर आता था, तो भारत आता तो पाकिस्तान जरूर जाता था। अमेरिका की हमेशा ये इरादा रहता था कि दोनों को हम इक्वल फुटिंग पर कर करके देखें, और चाइना से बिल्कुल अलग करके देखते थे। भारत और पाकिस्तान बराबर तराजू पर तौलने। भारत ने वो स्थिति बदल दी है, बैलेंस ऑफ पावर चेंज कर दिया भारत ने। इसलिए अभी भी आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हो रहा है, और तो फिर उनको रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के बराबर खतरा क्यों बता रहा है? नहीं, वो ये सिर्फ और सिर्फ झूठी पॉलिटिकल, जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है, ताकि वो ईरान के अंदर जो उन्होंने किया है उसको जस्टिफाई कर सके। चलें, अच्छा, एक तरह से और देखना चाहिए, अमेरिका ऐसी चीजों को रखता है। पिछले कार्यकाल में जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने थे, जब ग्रांट्स रोकनी थी, तो ये इसी सब का इस्तेमाल किया था। तो हम ये भी मान सकते हैं कि अगर कल कोई ईरान के साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं तो पाकिस्तान निशाने पर भी आ सकता आएगा, है, अमेरिका के निशाने पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आएगा ही आएगा। अभी फिलहाल तो पाकिस्तान की गर्दन फंसी हुई है अमेरिका के साथ दोस्ती करके। अब ये एक खबर वहीं के जर्नलिस्ट दे रहे हैं कि अमेरिका का दबाव है पाकिस्तान की फौज के ऊपर कि IRGC को, ईरान की फोर्स को आतंकवादी घोषित करें, आतंकवादी संगठन घोषित करें और इजराइल से कोऑर्डिनेट करके ऐसा करें। और वो जो पत्रकार हैं उनको तो एक बात और बहुत चुभ गई कि पाकिस्तान में अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स के इस वक्त प्रमुख हैं वो मुलाकात कर रहे थे वहां के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार से, और वो टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, ये हमारा विदेश मंत्री है, हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ये उससे ओहदे में बहुत ऊपर है, और उसके सामने वो ऐसे बैठे हैं जैसे ये चौधरी और वो इनका एम्प्लॉय हो। अमेरिका का एक डिप्लोमेट वो अमेरिका के उप प्रधानमंत्री के सामने, विदेश मंत्री के सामने इतना चौड़ा के बैठा है कि पाकिस्तानियों को बुरा लग रहा है। देखिए, पाकिस्तानी को लगता है वो चौधरी है। इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, जैसे भी हैं लेकिन फॉरेन मिनिस्टर है। उनके साथ जो शख्स अमेरिकी जो बैठा हुआ है, इन शख्सियत का नाम है जैकरी हार्कन राइडर। ये एक्टिंग चार्ज दी अफेयर्स हैं, ये चार्ज दी अफेयर्स भी नहीं है, ये एक्टिंग चार्ज दी अफेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये मुलाकात अपने काउंटर पार्ट से नहीं कर रहे, ये मुलाकात अपने से कई ऊंचे, अगर ओहदे के एतबार से देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ कर रहे हैं। इनके साथ जो शख्सियत बैठी है उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया ये कौन है। यकीनी तौर पे अमरीकी हैं कोई, और शायद वहां से भेजे गए हैं जो भी हैं, लेकिन इनके बैठने का जरा अंदाज देखिए। वैसे ये कहा जाता है कि सिफारती आदाब के खिलाफ होता है यूं टांग पे टांग रख के बैठना। टांग पे टांग रख के बैठने का भी एक मुनासिब तरीका भी होता है। जिस तरीके से ये साहब बैठे हैं, जरा इनको देखिए कि ये ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ चौधरी अपने मुलाजिम के सामने बैठा होता है, जिस तरह से पैर रखे और पैर का तलवा नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर। मैसेज क्या लेके आए हैं वो अब हमें पता है, लेकिन चूंकि मार्को रूबियो की अब हमें पता चल चुका है, एक केबल है जिसमें ये मैसेज दिया गया है कि आप IRGC को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करें। सो वो यही कहने आए थे आज।
आगे ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक तो मैंने आपको बताया कि गेट दीज ग्रुप्स ब्लैकलिस्टेड शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद इजरायली काउंटरपार्ट्स। सऊदी अरब कह रहा है हमारी, तुमने हमसे अग्रीमेंट किया, आओ हमारी मदद के लिए फौज भेजो। अमेरिका कह रहा है आईआरजीसी को ब्लैकलिस्ट करो, टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करो और हम इजराइल के साथ मिलके करो। तो ये सब तो जहर पीने के बराबर है पाकिस्तान के लिए। सर कैसे निकलेगा पाकिस्तान इससे? देखिए, भले ही अमेरिका कहे कि भाई आप इजराइल से बात करके आईआरजीसी को आप एक आतंकवादी समूह डिक्लेयर करो, उससे ब्लैकलिस्ट करो, पाकिस्तान ये करने वाला नहीं है। और अगर पाकिस्तान को ये करना पड़ा अमेरिका के दबाव में, तो वो उसकी भारी कीमत अमेरिका से वसूल करेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका कह देगा कि भाई आप आईआरजीसी को ब्लैकलिस्ट कर दो और मुनीर साहब खुश करने के लिए दे देंगे। जब मुनीर साहब को लगेगा कि अब मुझे तुरुप का पत्ता चलना है, अब मुझे कोई बड़ी डील करना है, अब मुझे कोई बड़ा बेनिफिट अमेरिका से लेना है, उसके लिए मैं आईआरजीसी को ब्लैकलिस्ट करने को तैयार हूं, उसके लिए मैं आईआरजीसी को एक आतंकवादी समूह बनाने को तैयार हूं, तो उसकी भारी कीमत वो अमेरिका से वसूल करेंगे। क्या डॉलर ही लेगा? अब डॉलर लेंगे, कोई हथियार लेंगे, कोई बड़ा पैसा लेंगे, किस टर्म में वो अमेरिका से मदद लेंगे यह बाद में पता पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका कहने से पाकिस्तान ये कभी नहीं करने वाला, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ट्रंप तो आज है, कल 3 साल बाद वहां नहीं रहेंगे। अब मुनीर साहब को तो लंबे समय वहां पर रहना है, और वहां जो शिया मुसलमान है वहां जिस तरीके से, वो क्या मुनीर साहब को जीने देंगे वहां पर? पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तान की आवाम मुनीर को जीने देगी वहां पर? तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। ट्रंप साहब भले है वो इसे करेगा, वैसे नहीं करेगा, करेगा तो बड़ी कीमत वसूल करके करेगा। अब आपको बताता हूं अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले की खबर। आपको मालूम है कि वहां इन्होंने एक अस्पताल पे हमला किया, वो डी एडिक्शन सेंटर था, उसमें 2000 लोग वहां भर्ती थे बताया जा रहा है। ये तस्वीरें उस हॉस्पिटल की, 400 लोग से ज्यादा उसके अंदर मारे गए। दुनिया भर में थू-थू हुई। पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमने ऐसे किसी अस्पताल पे हमला नहीं किया। लेकिन कितनी देर झूठ बोलते, इन्होंने सबको लगाया मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए। कल मैंने देखा इनका जो डीजी आईएसपीआर है, प्रवक्ता सेना का, वो सारे चैनलों में बैठ के इनका इंटरव्यू दे रहा था। इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब जगह जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं दुनिया को बताने के लिए कि हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा। लेकिन झूठ बोलते बोलते सच कभी जबान पे आ ही जाता है। तो ये जो इनका डीजी आईएसपीआर था, वो इंटरव्यू में ये बोल बैठा, और कितनी आप चूंकि मक्कारी से, बेशर्मी से उसने जायज ठहराया अगर लोग मरे भी तो। उसने कहा कि जितने नशेड़ी होते हैं, नशा करने वाले लोग, ये सारे सुइसाइड बॉम्बर नहीं होते, लेकिन सारे सुइसाइड बॉम्बर नशेड़ी होते हैं। और ये जो जगह है जहां पे हमला किया, ये सच है, उसने माना उनके जनरल ने कि एक वक्त ये आया था जब तालिबान काबुल में आया, तो उसने वहां नशेड़ियों को पकड़ना शुरू किया और उन सबको उसने इस जगह पर इकट्ठा कर दिया, रखने का इंतजाम किया। लेकिन उसका कहना है कि हमने जो हमला किया, और वो तस्वीरों में दिखता है कि आप देखिए बॉम्ब गिरा और उसके बाद वहां जो विस्फोटक था उसमें बहुत बड़े धमाके होने शुरू हो गए, वो पूरे काबुल ने देखे। तो इसका मतलब हमने जहां पर हमला किया वहां पर तो हथियारों का डिपो था, हमने तो उसी को निशाना बनाया। तालिबान इस बात का जवाब दे कि उसके आसपास ये नशा करने वाले लोग क्या कर रहे थे। अगर वहां पे थे तो इसकी जिम्मेदारी तालिबान की है, हमारी नहीं है। यहाँ पे किसी जमाने में इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने सारे जो नशई थे वहां के, इनको राउंड अप करके मार रखा था। इनको ये इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, दे यूज दीज ड्रग एडिक्ट्स फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। वो जितने नशई थे इन सब को इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को आगे बेचा, हवाले किया, जो किया, एंड दे हैव बीन यूटिलाइजिंग देम फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग, बिकॉज देयर इज अ फैक्ट दैट द वर्ल्ड मस्ट नो that while all drug addicts are not suicide bombers, but all suicide bombers are drug addicts. ये जितने आपके पास सुसाइड बॉम्बर पाकिस्तान में फटते हैं आके, ये सारे के सारे नशई होते हैं, अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस होते हैं। जो इन्होंने वहां पे स्टोरेज रखी हुई थी, उसकी जो सेकेंडरी डेटोनेशन हुई, उसकी वजह से जो आग भड़की, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, दैट वाज ए मिलिट्री कंटेनराइज्ड स्ट्रक्चर, जिसमें इन्होंने अपने सुसाइड बॉम्बिंग वाले शायद रखे हुए थे जिनको ट्रेनिंग कर रहे थे, शायद उन्होंने अपने दहशतगर्द छुपाए हुए थे, शायद उन्होंने अपने जो अफगान तालिबान ये सो कॉल्ड मलेशिया है फौज है उसके बंदे रखे हुए थे। वहां पे उन्होंने पुराना मिसाइल, ये जो रशियन जमाने के जो स्कड मिसाइल है वो भी उन्होंने स्टोर किए हुए हैं। वहां पे उनका और एम्यूनिशन पड़ा था, ड्रोन स्टोरेज थी, इक्विपमेंट स्टोरेज था, वो सारा उड़ा। जैसे भी सही बेशर्मी करके झूठ बोल के मानना तो पड़ा कि वहां पर लोग भी मरे, और तादाद को भी रिफ्यूट नहीं किया उसने कि कितने लोग मरे। अच्छा, ये हमला करते उसके बाद तो पहले जो बयान आया पाकिस्तान का, तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने तो वहां पर आतंकवादियों को या सुसाइड बॉम्बर्स को टारगेट किया, ये इन्होंने नहीं कहा था। बाद में मान रहे हैं कि वहां पर आम लोग भी थे। अब बेशर्मी है, आप 400 लोग मर गए, वो सारे के सारे सुसाइड बॉम्बर थे, सारे बेल्ट बांध के पाकिस्तान में आने वाले थे। 400 लोगों की हत्या की है पाकिस्तान ने। सर
बिल्कुल। और ये पाकिस्तान, जैसे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की जिस दिन ये हुआ था, तब भी कि भाई ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है कि जिस तरह के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर पर ये काम किया गया। अब जो साहब बोल रहे थे उन्होंने इस बात को तो मान ही लिया कि वहाँ पर हुआ और लोगों को मारा गया। अब उसकी वो सफाई अलग अलग तरीके से दे रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर हैं, क्या है, कितने। अच्छा मुझे बताइए, ये जो लोग थे कितने सुसाइड बॉम्बर्स अभी वहाँ पर पाकिस्तान में उन लोगों ने हमला किया, पकड़ा इन्होंने किसी को, या कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं? कोई नहीं है। वहाँ पर जो तालिबानी जो लोग हो भी रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वो कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं। और ये सुसाइड बॉम्बर तो एक एक्सक्यूज है, मतलब बेशर्मी का एक एक्सक्यूज है। और पाकिस्तान के पास कभी भी इस तरह की चीज का कोई सफाई नहीं हो सकती। मैं इसमें कोई एक्सक्यूज मानने के लिए तैयार नहीं। ऑल्दो पाकिस्तान ने अभी बॉम्बिंग रोकी है, पाकिस्तान ने कहा है वो कि प्रेशर बहुत हो गया सर, 400 लोग एक साथ मारे जाना जाना इतना बड़ा मसला होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका दबाव बनता है, इसलिए उन्होंने उसको किया है। और अब लगा होगा कि किस तरह से इसकी सफाई दी जा सके। दबाव तो बहुत बना है उस पर, और इस पर ध्यान रखना। मैं बल्कि सारी जंग में ये बात को देख रहा हूँ कि अब वो सीमाएं खत्म होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि सिविलियन नॉर्म्स नहीं बचे जो पहले जंग में हुआ। भारत ने जब हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में, तब हमने ये ख्याल रख के रात के वक्त अंधेरा हमला किया कि सिविलियन मौतें ना हो। वही कर रहा हूँ, तो वही होता है, सिविलियन को हमले में मारना, खत्म करना, ये कोई भी वॉर का तरीका नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो चलेगा कायदे से, कानून से, ये भी थोड़ा पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि भाई वहां सिविलियन की मौतें हुई हैं तो गलत हुई हैं और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा अगर हमारी कार्रवाई में भी कोई सिविलियन की जान गई है तो। और फिर वही बात बार बार आती है, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि ये सब तो हम लोग अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। अमेरिका को दखल चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, उसको बार बार जो है वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के अंदर अपने एयरबेस छोड़वाने के लिए तालिबान को निशाना बनाने का प्रयास करना पड़ता है। ये पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं। जब से अमेरिका ने बग्राम एयरबेस के बारे में कहा कि वो हमारे पास होनी चाहिए, बल्कि अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर बग्राम एयरबेस हमारे पास होती तो हम ईरान को मजा चखा देते। ईरानी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को बग्राम एयरबेस ना देकर शानदार काम किया। ईरान अफगानिस्तान की तारीफ करता है इस मामले में। अब जब से अमेरिका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, पाकिस्तान ने अचानक से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए और ये एरियल स्ट्राइक्स पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है अफगानिस्तान में। दहशतगर्दी पाकिस्तान में नई नहीं है। देखिए, या तो ये दहशतगर्दी नहीं हो, पाकिस्तान में 70-80 हजार अपराध पहले ही जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की लड़ाई में, और ये पिछली 2-3 दहाइयों से ये चीजें चल रही हैं। लगभग 25 साल 26 साल हो गए दहशतगर्दी की वेव पाकिस्तान में आई हुई है। अब इस मरतबा गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान अटैक कर रहा है लगातार अफगानिस्तान पे, और इसके नतीजे में वो ये समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात खत्म नहीं हो रहे। अब दहशतगर्दी खत्म करना मकसद हो तो उस पर बात की जाए, वो तो मकसद खुद ही बता रहे हैं कि ये तो लड़ाई अमेरिका का बेस छोड़ाने के लिए हमको करनी पड़ रही है तालिबान के खिलाफ। त्रिपाठी जी, नहीं, असल मुश्किल यही है कि मतलब पाकिस्तान का जो वजूद है ना, वो जिस पर टिका हुआ है वो बड़ा विचित्र सा है। उसको समय समय पर इस तरह के काम करने ही पड़ते हैं। और कभी इधर, मतलब मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ा विचित्र लगा, वो कह रहे हैं कि सारे सुसाइड बॉम्बर को वहाँ ले जाके रख दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था तो जो पहला वाला मरकज जो उसका मौलाना मसूद अजहर वाला था, तो उसमें वो सारे के सारे वही तो थे, वही मारे गए, इसीलिए आप कुछ कह नहीं पाए। और अफगानिस्तान कोई सुसाइड बॉम्बिंग घूम घूम कर करता हो ऐसा इतिहास नहीं रहा है। हाँ, पाकिस्तान पर वो हमले करता है, पाकिस्तान में बीच बीच में धमाके करता है वो, लेकिन फिर भी उस तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री नहीं करता है। वो टीटीपी करता है, लेकिन वो मतलब एक तरह से कहे ना कि सपोर्टेड बाई ये। लेकिन इनकी क्या मुश्किल है कि ये आतंकवाद पैदा करते हैं, आतंकवाद को ऑर्गेनाइज्ड बना दिया। जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं ना कि फलाना गुंडा हो गया, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो हिस्सा हो गया। तो ये ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना रखी, और उसके बाद इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहां कुछ था और उसके नीचे उन्होंने बनाया हुआ था, वो सब में आग लग गई। कमाल है, कह रहे हैं कि वहां ड्रग बहुत ज्यादा रहा होगा इसलिए आग लग गई होगी, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रहा होगा इसके लिए आग लग गई और वहां लोग इकट्ठा हो गए। मुझे लगता है कि वो उस स्थिति का फायदा उठा रहा है जिसको बार बार हम लोग चर्चा भी करते हैं कि चाइना, रशिया और इंडिया, उन तीन पावरफुल के बीच में वो छोटा सा पिद्दी सा है, लेकिन उसकी उसी पर चल रही है कि अच्छा सबको बैलेंस करने के लिए कभी अमेरिका और कभी चाइना वो इस्तेमाल करते रहते हैं, उसका वही उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा रहम करना चाहिए पाकिस्तान पर, क्योंकि वो अमेरिका की बात ना माने, आप ऐसा सोचते हैं? बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, दुनिया में जहां भी टेरर बॉम्बिंग हुआ है आप देखेंगे उसमें अफगानिस्तान के लोग नहीं पकड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा। वो पकड़े कौन गए हैं, तो या तो पाकिस्तान के साथ उनका कनेक्शन रहा है या बांग्लादेश के साथ उनका कनेक्शन रहा है। ये सच्चाई है।
जितने भी टेरर बॉम्बिंग के नेटवर्क और मॉड्यूल्स हुए हैं, कहीं न कहीं उनके, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी मरकजों से उनका संबंध रहा है। पाकिस्तान से तो जुड़ते ही हैं वो जी। अब मैं आपको जरा सा, अब ये तालिबान की सोच क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है पाकिस्तान को लेकर के, उसके बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, वो आपको दिखाता हूं मैं। एक साहब पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि तालिबान बड़ा क्लियर है अपनी सोच में, उसको लगता है कि मैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी बदल सकता हूं। तालिबान को लगता है ये कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स बदल सकता हूं, ये उस सोच के साथ ऑपरेट करता है। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान को अंदाजा होना चाहिए कि वो लड़ किससे रहा है। अफगान तालिबान के दिमाग में एक खन्नास है। वो खन्नास ये है कि हमने 30 मुल्कों, 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। पाकिस्तान तो कोई शय ही नहीं है, और वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के जोग्राफिया को बदल सकते हैं। जो काम इनके बुजुर्ग पिछले 80 साल में नहीं कर सके, तमाम तर कोशिश के बावजूद वो कर सकते हैं, और टीटीपी के जरिए उसे अचीव करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत उनको स्मगलिंग की सहूलत दी, सीपेक में उनको शामिल कराया, दुनिया भर में हर इंटरनेशनल फोरम में उनकी वकालत की। अब तालिबान क्या है, अफगानिस्तान कैसा देश है, कितना उसके पास रिसोर्सेज हैं, और पाकिस्तान उसके मुकाबले कई गुना ताकतवर देश है, लेकिन फिर भी तालिबान इस मकसद से लड़ रहा है कि मुझे इसका बॉर्डर बदल देना है। मतलब ये उस सोच के साथ आया हुआ है पावर के अंदर। और मैं एक और इनके एक्सपर्ट को देख रहा सर, समीर जी, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कोई भी पावर में आ जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, जैसे अब तालिबान आ गए, इससे पहले जो भी लोग थे, वो जब पावर में नहीं होते हैं तो वो पाकिस्तान के दोस्त होते हैं। पावर में आते ही वो पाकिस्तान के दुश्मन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक नेशनल गोल है अफगानिस्तान का, वो है अफगानों को यूनाइट करना, पश्तूनों को यूनाइट करना, जो डोरंड लाइन के इस तरफ है और जो डोरंड लाइन के पाकिस्तान की तरफ आते हैं। वो एक ऐसा नेशनल गोल है, सत्ता में आने के बाद हर किसी को अफगानिस्तान में उस पर काम करना पड़ता है या वो स्टांस लेना पड़ता है। वही तालिबान को भी लेना पड़ा। इसलिए तालिबान आउट ऑफ पावर तो बहुत अच्छा लगता था पाकिस्तान को, लेकिन पावर में वो उसको नहीं सहारा। देखिए, गोल तो पाकिस्तान को भी पता है कि भाई अफगानिस्तान का किस तरीके से गोल है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बात को जानता है कि अफगानिस्तान लड़ने में कितने एक्सपर्ट है और किस तरीके से लड़ते हैं। ये लड़ाई अफगानिस्तान ने शुरू नहीं की थी, शुरुआत तो पाकिस्तान की तरफ से हुई। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक वहां पर किया और जिस तरीके से अफगानिस्तान को उकसाने का काम किया, अफगान के लोगों को उकसाने का काम किया है, और जिस तरीके से आप वहां के लोगों को जिस तरीके से मार रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि अब अफगानिस्तान ने जो कहा है और जो उनके दिमाग में बैठा है कि भाई ये डोरंड लाइन हमें मानना नहीं है, हमें इसका विस्तार करना है और अफगान लोगों को हम एकजुट करना है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो हमारे यहाँ के हो। तो ये आने वाला समय मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए एक बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब दोनों देशों के रिश्ते उस स्तर पर चले गए कि अब उनके बीच में संवाद की स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान पूरा अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहा है और अमेरिका को बता रहा होगा, साहब देखिए आपके लिए हम किस तरीके से अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया कि जब अफगानिस्तान आपको मारेगा घर में घुस के, टीटीपी जब आपको मारेगा, आपको सुसाइड बॉम्बर्स मारेंगे, हाँ। तो अमेरिका आपको बचा नहीं पाएगा और झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा। इसका बड़ा लंबा खामियाजाना दशकों तक पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। टीटीपी अभी एक्टिव होने वाला है फिर से। सर, आज बहुत समय कई विषयों में बात हुई, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 1 बजे कहानी कुर्सी की में।